हेलो बच्चों, स्वागत करता हूं सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल राज एजुकेटर में। नीट एग्ज़ाम 2024 से पहले कंप्लीट बायोलॉजी एनसीईआरटी बेस्ड आज का ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से ये बेहतरीन कंटेंट आपके सामने रखा जाएगा, जिसमें 301 प्लस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं। बच्चों, एग्ज़ाम से पहले एक और डोज दे रहा हूँ आपको, जो बहुत ही अधिक कारगर साबित होने वाला है। बहुत ही शानदार तरीके से कंटेंट शामिल किया गया इस ऑनलाइन क्लास के अंदर, जिसमें ये क्लास बाइलिंगुअल होगी बच्चों। इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम दोनों प्रकार के विद्यार्थियों के लिए फ़ायदेमंद होने वाली क्लास है। तो जुड़ते हैं आज के पहले ही क्वेश्चन के साथ में। और आपको मोबाइल स्क्रीन के ऊपर पहला क्वेश्चन दिख रहा है, माइकोप्लाज्मा बिलोंग्स टू विच किंगडम। माइकोप्लाज्मा किस जगत से संबंधित है? बिल्कुल बिल्कुल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और दूसरी बात, काम की बात यह है कि ये जो क्लासिफिकेशन चैप्टर है, इसमें से 6 से 7 क्वेश्चन आपको नीट के एग्जाम में दिखाई देंगे। तो बहुत ही शानदार तरीके से पढ़ करके जाना है। मोनेरा से संबंधित है, प्रोटिस्टा से संबंधित है, फंजाई से संबंधित है, प्लांटी से संबंधित है। 4 ऑप्शन आपको मोबाइल स्क्रीन के ऊपर दिख रहे हैं। बताइए, माइकोप्लाज्मा किस जगत से संबंधित है? तो बिल्कुल आपको याद रखना है, ये किससे संबंधित है? मोनेरा से। 1 नंबर ऑप्शन अपना करेक्ट हो जाएगा। इसी कड़ी में सेकंड क्वेश्चन को हम देखते हैं। द वर्ड स्पीसीज वाज कॉइन्ड बाय। स्पीसीज शब्द का चयन किसने किया था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एक बार फिर से आपको मोबाइल स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है। जॉन रे ने किया था, मेयर ने किया था, जे हेक्सले ने किया था, सी लिनियस नामक वैज्ञानिक ने किया था। आपको ये बताना है स्पीसीज शब्द किसने दिया था। तो ध्यान रख लेना, इसके अंदर भी 1 नंबर ऑप्शन अपना करेक्ट हो जाएगा। जॉन रे नामक वैज्ञानिक ने स्पीसीज शब्द का प्रतिपादन किया था। बिल्कुल, जुड़ते हैं तीसरे क्वेश्चन के साथ में। और तीसरा क्वेश्चन आपको मोबाइल स्क्रीन पर दिख रहा है। देखो क्या कह रहा है अगला, लाइम ब्लेस एम्फीबियस आर प्लेस्ड इन ऑर्डर। पद विहीन एम्फीबिया प्राणी किस ऑर्डर के अंदर रखे गए हैं? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ऐसे एम्फीबिया के बारे में आपको बताना है जिसके अंदर फुट नहीं पाए जाते हैं, पैर नहीं पाए जाते, उसको रखा गया है एनूरो के अंदर, यूरोडिला के अंदर, या फिर जिम्नोफ्योनो के अंदर, या फिर नन ऑफ दीज, या इनमें से कोई नहीं। बिल्कुल, बहुत ही शानदार क्वेश्चन एक बार फिर से आपको मोबाइल स्क्रीन के ऊपर दिखा। यदि आपने तैयारी बहुत ही अच्छी तरीके से की है, डेफिनेटली आप आंसर तक पहुंच जाएंगे। तो यहाँ पर याद रखना बच्चों, सी नंबर ऑप्शन अपना करेक्ट हो जाएगा। जिम्नोफ्योनो जो है उसमें किसको रखा गया है? यानी फुटलेस एम्फीबिया को रखा गया है। जुड़ते हैं चौथे क्वेश्चन के साथ में। देखो, बहुत ही शानदार क्वेश्चन एक बार फिर से आपको मोबाइल स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है। क्या कह रहा है अगला, इन विच किंगडम प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स वर प्लेस्ड बाय वही टेकर। यानी वही टेकर के द्वारा प्रोकैरियोटिक जीवों को किस संघ में रखा गया है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको मोबाइल स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है। 4 ऑप्शन आपको दिखाई दे रहे हैं। एनिमिलिया के अंदर रखा, प्लांटी के अंदर रखा, मोनेरा के अंदर रखा, प्रोटिस्टा के अंदर रखा। बताओ 4 नंबर क्वेश्चन में आप क्या सही आंसर करने वाले हैं? इन विच किंगडम प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म वर प्लेस्ड बाय वही टेकर। वही टेकर की जो पंच जगत प्रणाली थी, उसमें प्रोकैरियोटिक जीवों को किस में रखा गया था? आंसर देने का प्रयास कीजिएगा। बिल्कुल याद रखना है, इसके अंदर सी ऑप्शन अपना करेक्ट हो जाएगा। यानी किसके अंदर रखा? प्रोकैरियोटिक को मोनेरा जगत के अंदर रखा था। चलो बात करते हैं 5 नंबर क्वेश्चन की। और 5 नंबर क्वेश्चन देखो, फिर से बहुत ही शानदार क्वेश्चन आपको मोबाइल स्क्रीन पर दिख रहा है। कंट्रेक्टाइल वैक्यूल इन प्रोटोजोन्स मेनली सर्विस फॉर। देखो, प्रोटोजोआ जंतुओं में संकुचनशील धानी का कार्य क्या है? डाइजेशन का कार्य, एक्सक्रीशन का कार्य, ठीक है, या फिर ओस्मो रेगुलेशन का कार्य, फिर या वाटर एब्जॉर्प्शन का कार्य? बताओ कि ये जो संकुचनशील धानी होती है ये किसका काम करती है? बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट आंसर देने का प्रयास कीजिए। 5 नंबर क्वेश्चन में आप क्या करेंगे? तो यहाँ पर 5 नंबर क्वेश्चन के अंदर सी ऑप्शन अपना करेक्ट हो जाएगा। यानी ओस्मो रेगुलेशन हो जाएगा। प्रासरण नियंत्रण का काम किसके द्वारा किया जाता है? संकुचनशील धानी के द्वारा किया जाता है। मोस्टली प्रोटोजोआ की बात कर रहा है तो दिमाग में बिठा लो कि अमीबा में इस प्रकार की धानी पाई जाती है। चलो 6 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन आपको मोबाइल स्क्रीन पर दिख रहा है। लोकोमोटरी ऑर्गेनेल्स आर एब्सेंट इन द क्लास। वर्ग में चलन कोशिकांग अनुपस्थित होते हैं। 4 वर्ग आपको दिखाई देंगे। आपको ये बताना कि किसके अंदर चलन कोशिकांग नहीं पाए जाते हैं? स्पोरोजोआ के अंदर, सिलिएटा के अंदर, राइजोपोडा के अंदर, फ्लैजिलेटा के अंदर। बताओ 6 नंबर क्वेश्चन में आप करेक्ट आंसर क्या करने वाले हैं? बिल्कुल बिल्कुल, तो याद रखना बच्चों, इसके अंदर स्पोरोजोआ हो जाएगा। यानी इसके अंदर 1 नंबर जो ऑप्शन है उसके अंदर चलन अंग नहीं पाए जाते हैं। फिर से 7 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन क्या कहना चाहता है? कोरल रीफ आर फॉर्म्ड बाय। कोरल चट्टाने कौन से जंतु बनाते हैं? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। कोरल रीफ कौन बनाएगा? मोलस्का बनाएगा, या फिर इकाइनोडर्मेटा बनाएगा, या फिर प्रोटोजोन्स बनाते हैं, या फिर सिलेंट्रेटा बनाते हैं? 4 ऑप्शन आपको मोबाइल स्क्रीन पर दिख रहे हैं। आपको यह बताना है कोरल रीफ या कोरल चट्टाने बनाने वाला संघ कौन सा है? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल,
तो बच्चों इसके अंदर करेक्ट आंसर अपना डी ऑप्शन हो जाएगा, स्लेंट्रेटा। और स्लेंट्रेटा का दूसरा नाम होता है निडेरिया। कौन सा क्या होता है? निडेरिया। क्योंकि इसको निडेरिया नाम क्यों दिया गया? क्योंकि जो निडेरिया है वो निडोब्लास्ट कोशिका से बना है। वो निडोब्लास्ट कोशिका दंश कोशिकाएं होती हैं जो स्लेंट्रेटा की एक मूल विशेषता मानी जाती हैं। दंश कोशिका पाया जाना स्लेंट्रेटा का एक विशिष्ट गुण माना जाता है। तो यहाँ पर हम डी ऑप्शन करेक्ट करेंगे। 7 नंबर क्वेश्चन के अंदर स्लेंट्रेटा हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं 8 नंबर क्वेश्चन की ओर। अब देखो 8 नंबर क्वेश्चन क्या कहना चाहता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको दिखाई देगा मोबाइल स्क्रीन के ऊपर। और वो क्या कह रहा है? विच स्टेज ऑफ प्लाज्मोडियम लाइफ साइकिल इन्फेक्टिव टू मेन। प्लाज्मोडियम की कौन सी अवस्था मनुष्य के लिए संक्रामक होती है? देखो प्लाज्मोडियम की 4 जातियां पाई जाती हैं। प्लाज्मोडियम फेल्सीफेरम, प्लाज्मोडियम ओवेल, प्लाज्मोडियम याद है ना अच्छे तरीके से, मलेरी और प्लाज्मोडियम। ये जो फेल्सीफेरम होती है घातक होती है। ये कह रहे हैं इसकी कौन सी स्टेज मनुष्य के लिए संक्रामक होती है, इन्फेक्टिव होती है। इन्फेक्टिव की बात कर रहा है तो क्या कह रहा है? मीरोजोइट होती है, साइजोंट होती है, स्पोरोजोइट होती है, या फिर नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। बताओ संक्रामक अवस्था कौन सी है जिसके कारण से मनुष्य मलेरिया रोग से ग्रसित हो जाता है? तो बच्चों याद रख लेना, इसके अंदर सी ऑप्शन अपना करेक्ट हो जाएगा। स्पोरोजोइट जो स्टेज होती है वो कैसी होती है? इन्फेक्टिव स्टेज मानी जाती है। बिल्कुल, तो 8 नंबर क्वेश्चन का सी नंबर जो ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। अब इसी कड़ी में 9 नंबर क्वेश्चन देखो क्या कहना चाहता है। मोड ऑफ फूड इनटेक इन पैरामीशियम इज। पैरामीशियम में आहार लेने की प्रणाली जो है, चलन जो है, उसको क्या कहा जाता है? पैरामीशियम जो भोजन ग्रहण करता है उस स्टेप को क्या कहते हैं? होलोजोइक कहते हैं बच्चों, होलोफाइटिक कहते हैं, इसको स्पोरोजोइक कहते हैं, इसको एंटोजोइक के नाम से जानते हैं। बताओ मोड ऑफ फूड इनटेक इन पैरामीशियम इज नोन एज, उसको क्या कहा जाएगा? बिल्कुल 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 9 नंबर क्वेश्चन का आंसर देने का प्रयास कीजिए। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा होलोजोइक, जिसको कहा जाता है। 1 नंबर ऑप्शन अपना करेक्ट हो जाएगा। अब देखो 10 नंबर क्वेश्चन क्या कहना चाहता है। बाथ स्पंज इज, बाथ स्पंज है, कौन सा हो सकता है? यूप्लेक्टेला हो सकता है, गोर्मोगोरिया हो सकता है, गोर्मोगोनिया हो सकता है, या फिर यू स्पोंजिया हो सकता है, या फिर वेलेला हो सकता है। वेरी इंपॉर्टेंट है, बाथ स्पंज पूछा जाएगा। यूप्लेक्टेला भी है, वो भी बहुत शानदार चीज़ है, लेकिन आपको ये बताना कि बाथ स्पंज इनमें से कौन सा है। तो बच्चों याद रख लेना, यू स्पोंजिया को किसके नाम से जानते हैं? बाथ स्पंज के नाम से जानते हैं। बिल्कुल, और यूप्लेक्टेला जो लिखा हुआ है इसको वीनस की टोकरी बोलते हैं, पुष्प मंजूषा के नाम से इसको जाना जाता है। विदेशों में गिफ्ट के रूप में इसको दिया जाता है। तो यहाँ पर 10 नंबर क्वेश्चन के अंदर सी नंबर ऑप्शन अपना करेक्ट हो जाएगा। अब देखो 11 नंबर क्या कह रहा है। ब्लास्टोपोर्स, बहुत शानदार क्वेश्चन है। ब्लास्टोपोर गिव राइज टू, ब्लास्टोपोर से क्या बनता है? मुख बनता है, गुदा बनता है, किडनी गुर्दा, या फिर इसके बाद में एक्सक्रीटरी पोर बनता है, या जनन छिद्र बनता है। बताओ ब्लास्टोपोर से क्या बनता है? 2 प्रकार के पोर्स पाए जाते हैं, एक डिटोरोस्टोमिया होता है, एक ब्लास्टोपोर होता है। तो बच्चों याद रख लेना, ब्लास्टोपोर से मुख का निर्माण होता है और डिटोरोस्टोमिया से गुदा का निर्माण होता है। 11 नंबर क्वेश्चन में भी 1 नंबर ऑप्शन अपना करेक्ट हो जाएगा। इसी कड़ी में आगे बढ़ते हैं। बहुत ही शानदार क्वेश्चन एक बार फिर से आपको दिख रहा है। एस्कोनोइड कैनाल सिस्टम फाउंड इन, एस्कोनाल प्रणाली किस में पाई जाती है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये, याद रख लेना। इसको ग्रेंटिया के अंदर पाई जाती है, स्काइफा के अंदर पाई जाती है, या ल्यूकोसोलिनिया के अंदर पाई जाती है, या फिर स्पोंजिला में पाई जाती है। बताओ किसके अंदर एस्कोनाल प्रणाली पाई जाती है? बिल्कुल बिल्कुल वेरी इंपॉर्टेंट है ये, बहुत ही शानदार क्वेश्चन आपको मोबाइल स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है। बिल्कुल, तो याद रख लेना, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ल्यूकोसोलेनिया। अब एक बात और काम की सुन लो, साइकन जो होता है साइकन, उसके अंदर पाया जाता है स्काइफा। स्काइफा किसके अंदर पाया जाता है? साइकन के अंदर पाया जाता है बच्चों। यदि ऐसा पूछ लेना कि साइकन के अंदर, तो स्काइफा में साइकन, या इसके अंदर ल्यूकोन पूछ ले तो स्पोंजिला के अंदर पाया जाता है ल्यूकोन प्रकार का। स्पोंजिला के अंदर क्या पाया जाता है? ल्यूकोन प्रकार की नाल प्रणाली पाई जाती है। 3 प्रकार की नाल प्रणाली हम जानते हैं, एक साइकन होती है, एक एस्कोन होती है, और एक ल्यूकोन होती है। तो ल्यूकोन तो किस में पाई जाएगी? स्पोंजिला में। साइकन किस में पाई जाएगी? स्काइफा में। और एस्कोन किसके अंदर पाई जाएगी? ल्यूकोसोलेनिया के अंदर पाई जाएगी। बढ़ते हैं 13 नंबर क्वेश्चन की ओर। अब देखो 13 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। हाँ, निमेटोसाइट्स आर प्रेजेंट इन विच ऑफ द फ्लोइंग फाइलम, दंश कोशिकाएं किस जाति में विद्यमान होती हैं? यदि आप क्लास को बेहतरीन तरीके से ले पा रहे हैं तो इसका एक्सप्लेनेशन हम पहले क्वेश्चन में कर चुके हैं कि दंश कोशिकाएं किस संघ की विशेषता मानी जाती है? निडोब्लास्ट कोशिका, जिसको कहा जाता है स्लेंट्रेटा। और दंश कोशिकाओं के कारण से स्लेंट्रेटा संघ को एक विशेष नाम दिया गया जिसका नाम होता है निडेरिया संघ। याद रख लेना, निडेरिया संघ है
और सिलेंट्रेटा संघ दोनों एक ही हैं बच्चों। तो यहाँ पर अपना 1 नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। लार्वा ऑफ बेलेनोग्लोसस इज, देखो बेलेनोग्लोसस का जो लार्वा है उसको क्या कहा जाता है, तो पहला ही ऑप्शन क्या कह रहा है आपको, टोर्नेरिया कहते हैं जिसको, या ट्रोकोफोर के नाम से जानते हैं, एमोसिट के नाम से जानते हैं, या मेगट के नाम से जानते हैं। बताओ बेलेनोग्लोसस का लार्वा जो होता है उसको क्या कहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, ये सारे के सारे क्लासिफिकेशन से उठाए हुए क्वेश्चन है, एक से बढ़कर एक क्वेश्चन है, सारे के सारे ये मानो कि PYQ हैं, ये सारे के सारे एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है बच्चों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले, तो याद रख लेना। इसका कंप्लीट आंसर हो जाएगा टोर्नेरिया। ए नंबर ऑप्शन अपना 14 नंबर क्वेश्चन के अंदर करेक्ट होगा। अब बात करते हैं 15 नंबर क्वेश्चन की। वेरी नाइस क्वेश्चन है। सी वलनट बिलोंग टू फाइलम, समुद्री अखरोट किस संघ में आते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट, समुद्री अखरोट किस संघ में आते हैं, सिलेंट्रेटा में आते हैं, टिनोफोरा में आते हैं, स्पंज में आते हैं, या फिर हेमिकोडेटा के अंदर आते हैं। आपको समुद्री अखरोट के बारे में बताना है बच्चों। याद रखना ये समुद्री अखरोट जो होता है वो टिनोफोरा के अंदर आते हैं। इसके अंदर 8 कंगिका के समान संरचनाएं पाई जाती हैं। इस प्रकार से 8 कंगिका के समान संरचनाएं इसके अंदर पाई जाती हैं, और टिनोफोरा जो होता है उसको समुद्री अखरोट के नाम से जानते हैं। इसको कॉम्ब जेली के नाम से भी जानते हैं बच्चों, याद रख लेना इसको, यानी जो टिनोफोरा संघ जो है इसको कॉम्ब जेली समुद्री अखरोट के नाम से भी जानते हैं। बिल्कुल याद रह जाएगा, तो B ऑप्शन अपना यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अब 16 नंबर क्वेश्चन देखो। फ्लेम सेल आर एसोसिएटेड विद, ज्वाला कोशिकाओं का संबंध किससे है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एक से बढ़कर के क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहे हैं। देखो बच्चों, रेस्पायरेशन से संबंधित है, एक्सक्रीशन से संबंधित है, न्यूट्रिशन से संबंधित है, डाइजेशन से संबंधित है। आपको बताना कि फ्लेम सेल जो होती हैं वो किस से रिलेशन रखती हैं, तो याद रख लेना फ्लेम सेल जो होती है वो उत्सर्जन से संबंधित कोशिकाएं होती हैं। इन्हें ज्वाला कोशिका के नाम से भी जानते हैं बच्चों। प्लेटीहेल्मिन्थेस संघ में ये मोस्टली पाई जाती हैं। कौन से संघ में पाई जाती हैं, प्लेटीहेल्मिन्थेस संघ में। एग्जाम में क्वेश्चन यूं भी पूछा जा सकता है कि प्लेटीहेल्मिन्थेस संघ में उत्सर्जनी अंग के रूप में कौन पाया जाता है, तो बच्चों याद रख लेना फ्लेम सेल या ज्वाला कोशिका जो होती है प्लेटीहेल्मिन्थेस संघ के सदस्यों में पाई जाती है। अब बात करते हैं हम 17 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। द इंटरमीडिएट होस्ट इन द लाइफ साइकिल ऑफ, देखो क्या लिखा हुआ है इसके अंदर, हिपेटिका यानी लीवर फ्लूक की बात कर रहा है ये, तो देखो F हिपेटिका जो लिखा गया है, यकृत परिणाम के जीवन चक्र में मध्यस्थ पोषक कौन सा है। बिल्कुल बिल्कुल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। इसमें क्या होगा, सीफ होगा, स्नेल होगा, मेल होगा, या फिर बर्ड होगा। बताइए कि लीवर फ्लूक जो होता है उसका जीवन चक्र का मीडिएटर पोषक कौन सा होता है, तो याद रख लेना घेंगा घोंगा होता है, स्नेल होता है। इसके अंदर B नंबर ऑप्शन अपना करेक्ट हो जाएगा। अब हम बात करते हैं 18 नंबर क्वेश्चन की, और बहुत ही शानदार क्वेश्चन एक बार फिर से मोबाइल स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है आपको। विच वन इज ए बाइसेक्सुअल एनिमल, कौन जंतु एक द्विलिंगी जंतु है। लीच है यानी जोंक, एस्केरिस है, हनी बी है, हाउस फ्लाई है यानी घरेलू मक्खी है। 4 ऑप्शन आपको मोबाइल स्क्रीन पर दिख रहे हैं। आपको ये बताना कि इन दोनों में, चारों ऑप्शन में से बाइसेक्सुअल एनिमल्स कौन सा है, यानी द्विलिंगी जंतु कौन सा है। तो बच्चा याद रख लेना, लीच जिसको जोंक कहते हैं, हिरुडिनेरिया के नाम से जिसको जाना जाता है, वो कैसा जंतु है, द्विलिंगी जंतु है। अब देखो बात करते हैं 19 नंबर क्वेश्चन की। मेन फंक्शन ऑफ क्लाइटेलम इन अर्थवर्म इज, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। केंचुए में क्लाइटेलम का प्रमुख कार्य क्या है। क्लाइटेलम आपको कमेंट में बताना है कि केंचुए के अंदर कुल खंड कितने होते हैं और क्लाइटेलम कौन से खंड में पाया जाता है। बच्चों 11th क्लास की NCERT में बहुत ही शानदार तरीके से ये दिया हुआ है कि केंचुए के अंदर क्लाइटेलम कौन से खंड में पाए जाते हैं। एक्सक्रीशन, कॉपुलेशन और कोकून फॉर्मेशन और लोकोमोशन। 4 ऑप्शन आपको मोबाइल स्क्रीन पर दिख रहे हैं। क्लाइटेलम का क्या योगदान है, बिल्कुल बिल्कुल, तो याद रख लेना कोकून फॉर्मेशन करना, कोकून निर्माण करना क्लाइटेलम का महत्वपूर्ण कार्य माना जाता है। C ऑप्शन अपना 19 नंबर क्वेश्चन में करेक्ट हो जाएगा। अब इसी कड़ी में 20 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। टेस्टिस सेक्स इन अर्थवर्म लोकेटेड इन विच सेगमेंट, केंचुए के वर्षण कोष किस खंडों में पाए जाते हैं, किन खंडों में पाए जाते हैं। केंचुए में यानी वर्षण कोष जो होते हैं वो कौन से खंड में पाए जाते हैं। देखो 13 दे रखा है, 14 13 एवं 14 दे रखा है, 9 10 9 10 दे रखा है, 11 12 11 दे रखा है, और 10 11 10 11 दे रखा है। आपको ये बताना है कि केंचुए के अंदर वर्षण कोष जो है वो कौन से खंड में पाए जाते हैं। मोस्ट क्वेश्चन है ये भी, तो बच्चों याद रख लेना, यानी किसके अंदर पाए जाते हैं, 10 तथा 11वें खंड के अंदर पाए जाते हैं। अब बात करते हैं, देखो क्या कह रहा है अगला, हेमोसेलेमिक जो सिस्टम है इज फाउंड इन मेम्ब्रेन ऑफ
देखो क्या कह रहा है, हीमोसिलोमिक सिस्टम इज फाउंड इन मेम्ब्रेन ऑफ। हीमोसिलोमिक तंत्र किसके सदस्यों में पाया जाता है? आर्थ्रोपोडा में, मोलस्का में, इकाइनोडर्मेटा में, हेमिकोर्डेटा में। 21 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो सकता है बताओ? हीमोसिलोमिक तंत्र किसके अंदर पाया जाता है? तो याद रख लेना, आर्थ्रोपोडा के अंदर पाया जाता है। आर्थ्रोपोडा जंतु जगत का सबसे बड़ा संघ माना जाता है बच्चों, याद रखना इस बात को भी। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं 22 नंबर क्वेश्चन की ओर। इन बीज वेगल डांस इज मीन्ट फॉर। शहद की जो मक्खी है उसमें एक डांस पाया जाता है जिसको वेगल नृत्य के नाम से जानते हैं। उसका मतलब क्या है? वो प्रजनन के लिए डांस करती है, वो कम्युनिकेशन के लिए करती है, संदेश पहुंचाने के लिए, या विजिटिंग द सोर्स ऑफ फूड यानी भोजन के तलाश के अंदर चलती है, किलिंग फॉरिजन बींग विदेशी जो तत्वों को मारने के रूप में ये काम करती है। आपको बताना कि हनी बी जो होती है वो जो वेगल डांस करती है उसका क्या काम है, उसका मतलब क्या है? तो बच्चों याद रखना, ये विजिट करती है एक प्रकार से, ये सोर्सेज ढूंढती है किसके लिए? फूड के लिए सोर्सेज ढूंढती है, यानी विजिटिंग द सोर्सेज ऑफ द फूड मटेरियल। तो इसके लिए जो डांस होता है उसको नॉन एज वेगल डांस के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पर अपना सी नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब इसी कड़ी में हम बात करते हैं 23 नंबर क्वेश्चन की। अब देखो क्या कह रहा है, बहुत शानदार क्वेश्चन है कि मदर ऑफ पर्ल इज नोन एज। मोती की माता के नाम से किसे जाना जाता है? मोती की माता। अब आपको एक बात तो ये बताना बच्चों, ये जो मोती जो होते हैं, घोंगा सीपी जो होते हैं, ये किस संघ से संबंध रखते हैं? इनका रिलेशन किस फाइलम से है? अब इसमें देखो पहला ऑप्शन क्या दे रहा है, गला कॉन्विकोलिन दे रहा है, कैल्साइट दे रहा है, नेक्रे दे रहा है, नन ऑफ दीज दे रहा है, इनमें से कोई नहीं। बताओ मदर ऑफ पर्ल इज नोन एज, मोती की माता के नाम से किसको जाना जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एक बार फिर से आपको मोबाइल स्क्रीन के ऊपर दिखा। बच्चों याद रख लेना, इसका करेक्ट आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्रे जो होता है उसको मदर ऑफ पर्ल के नाम से जाना जाता है। अब देखो 24 नंबर क्वेश्चन क्या कहना चाहता है, ऑर्गन ऑफ बोजेनस इज। ऑर्गन ऑफ बोजेनस हैं, किसके अंदर पाए जाते हैं, क्या होते हैं? देखो एक्सक्रीटरी इन कॉकरोच, यानी कॉकरोच में उत्सर्जी अंग होते हैं। एक्सक्रीटरी इन मोलस्का, मोलस्का में उत्सर्जी अंग होते हैं। या फिर देखो रेस्पिरेटरी इन सम इकाइनोड्रेमेटा, यानी कुछ इकाइनोड्रेमेटा में श्वसनीय अंग के रूप में पाए जाते हैं। ओस्मो रेगुलेटरी इन क्रेब्स, यानी केकड़ों के अंदर ओस्मो रेगुलेटरी अंग के रूप में पाए जाते हैं। बताओ इसका करेक्ट आंसर आप क्या देने वाले हैं? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक बार फिर से क्वेश्चन को रिपीट कर लीजिएगा। ऑर्गन ऑफ बोजेनस, यानी ऑर्गन बोजेनस के अंग किसके अंदर पाए जाते हैं? बहुत ही शानदार क्वेश्चन, एक बार फिर से आपको मोबाइल स्क्रीन के ऊपर दिखा। तो बच्चों खोपड़ी के अंदर फिट कर लेना, एक प्रकार का एक्सक्रीटरी सिस्टम के रूप में पाए जाने वाला ऑर्गन होता है, जो किस में पाया जाता है? मोलस्का के अंदर पाया जाता है। तो बी ऑप्शन अपना यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं 25 नंबर क्वेश्चन के ऊपर। देखो 25 नंबर क्वेश्चन आपको क्या कहना चाहता है, विच वन ऑफ द फ्लोइंग इज द बैक लिंक बिटवीन एनिलिडा एंड मोलस्का। बहुत शानदार क्वेश्चन एग्जाम की दृष्टि से कि एनिलिडा और मोलस्का के बीच की कड़ी को क्या कहा जाता है? आर्कियोप्टेरिक्स कहा जाता है, पेरिपेटस कहा जाता है, नियोपिलाइना कहा जाता है, या फिर इसको सिलाकेंथ के नाम से जानते हैं। बताओ इसके अंदर करेक्ट आंसर आप क्या करने वाले हैं? यदि एग्जाम में ये प्रश्न दर्शन देता तो आप क्या बताते? एनिलिडा और मोलस्का के बीच की योजक कड़ी को क्या कहा जाता है? तो बच्चों याद रख लेना, सी ऑप्शन अपना करेक्ट हो जाएगा। नियोपिलाइना को क्या कहा जाता है? एनिलिडा व मोलस्का के बीच की कनेक्ट लिंक बोल दो, या फिर योजक कड़ी के नाम से जिसको जाना जाता है। अब 26 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, पर्ल प्रोड्यूसिंग इंडियन स्पीसीज इज, यानी मोती उत्पन्न करने वाली भारतीय प्रजाति कौन सी है? पिंक टाडा इंडिका है, पिंक टाडा वल्गेरिस है, या फिर देखो क्या कह रहा है अगला, एस्ट्रिया इंडिका के नाम से जिसको जाना जाता है, या फिर एस्ट्रिया वल्गेरिस के नाम से जाना जाता है। बताओ भारत में मोती उत्पन्न करने वाली भारतीय प्रजाति कौन सी है? ये भी बहुत शानदार क्वेश्चन है बच्चों, याद रखना इंडिका के नाम से आप फंस जाएंगे। भारतीय देखोगे तो आप इंडिका तक जाओगे, ये ऐसी गलती नहीं करना है। इसका करेक्ट आंसर पिंक टाडा वल्गेरिस होगा, इसके अंदर बी नंबर ऑप्शन करेक्ट होगा। तो इंडिका से आपको फंसना नहीं है, और इंडिका इसीलिए दिया गया क्योंकि आप ऊपर भारतीय जाति के रूप में जाएंगे तो आप इंडिका तक पहुंचेंगे। भारत में ऐसे बहुत सारे वैज्ञानिक नाम है जिसमें इंडिका नाम आ जाता है और वहां पर हम पहुंच जाते हैं। जैसे आम का वैज्ञानिक नाम मेजीफेरा इंडिका, तो अपने दिमाग वहीं पर जाने का प्रयास करता है। देखो यहाँ पर इंडिका इंडिका दिख रहा है, तो आप इन वल्गेरिस को काट दोगे और ये आपकी गलती हो जाएगी। तो 26 नंबर क्वेश्चन कहना चाहता है पिंक टाडा वल्गेरिस इसका उत्तर हो जाएगा। अब देखो 27 नंबर क्वेश्चन क्या कहना चाहता है, ऑक्टोपस बिलोंग टू क्लास, ऑक्टोपस का संबंध कौन सी क्लास से है? मोलस्का से है, या फिर इसके बाद में पहले सिफोडा के से है, आर्थ्रोपोडा से है, या फिर सिफेलोपोडा से है? बताओ इसके अंदर आप क्या करने वाले हैं? ऑक्टोपस के बारे में बताओ।
बच्चों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने मोबाइल स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है। ये जो ऑक्टोपस है इसका संबंध सीफेलोपोडा से, और सीफेलोपोडा क्लास की बात कर रहा है। अगला क्लास दे रखी है यहाँ पर, और यहाँ पर ऐसे मोलस्क का वर्ग भी दिया हुआ है, लेकिन मोलस्क का वर्ग नहीं है बच्चों, ये मोलस्क का संघ है। और वास्तव में वैसे देखा जाए तो ये जो देखो थोड़ी सी चर्चा कर ही लेते हैं ऑक्टोपस के बारे में। ऑक्टोपस की जो क्लास है वो क्लास जो है उसकी यदि हम बात करें तो आप करेंगे सीफेलोपोडा, और फाइलम की बात करें तो मोलस्क का संघ का है। ये जंतु कौन से संघ का? मोलस्क का संघ का। इसके अलावा थोड़ी सी बात और कर लेते हैं। ये जो ऑक्टोपस होता है बच्चों, इसको डेविल फिश के नाम से जानते हैं। आ सकता है एग्जाम में, निम्न में से डेविल फिश कौन है, तो ऑक्टोपस करेंगे। ऑक्टोपस के बारे में थोड़ी सी बात और कर लेते हैं। इसके अंदर कवच नहीं पाया जाता, इसमें 8 भुजाएं पाई जाती हैं जो कई मीटर तक लंबी होती हैं। ये बातें याद रखना। ऑक्टोपस को सामान्य भाषा में क्या कहते हैं? डेविल फिश के नाम से जानते हैं। मोलस्क का संघ का प्राणी होता है, इसमें कवच नहीं पाया जाता है, 8 भुजाएं होती हैं, तभी नाम पड़ा ऑक्टोपस, और कई मीटर तक लंबी इसके अंदर भुजाएं पाई जाती हैं। तो इसके अंदर क्या हो जाएगा? अपना डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं 28 नंबर क्वेश्चन की ओर। एरिस्टोटल लालटेन इज कनेक्टेड विद, अरस्तु की लालटेन किससे संबंधित है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एक बार फिर से एक से बढ़कर के एक क्वेश्चन आपको आज मोबाइल स्क्रीन पर देखेंगे। बहुत ही शानदार, धमाकेदार, मसालेदार क्लास आपको आज की दी जा रही है। एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, और 5 मई को एग्जाम है, उससे पहले ये मानो बच्चों एक खुराक दी जा रही है, एक डोज आपको दिया जा रहा है। तो आपको याद रखना है ये जो अरस्तु की जो लालटेन है बच्चों, ये किससे संबंधित है? देखो ध्यान देना है इसके अंदर क्या कह रहा है। अगला रेस्पायरेशन से संबंधित है, और किसकी बात कर रहा है? यानी मेस्टिकेशन से संबंधित है, चबाने से, एक्सक्रीशन से संबंधित है, या फिर रिप्रोडक्शन से संबंधित है। बिल्कुल 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 28 नंबर क्वेश्चन। अरस्तु की लालटेन चबाने से संबंधित है। किस में पाई जाती है बच्चों? सी अर्चिन में पाई जाती है, एकाइनस में पाई जाती है। मैं थोड़ा सा लिखने का प्रयास करता हूं यहाँ पर। एक तो देखो बच्चों सी अर्चिन फेमस एग्जाम्पल है जिसके अंदर अरस्तु की लालटेन पाई जाती है, या फिर एक एग्जाम्पल और याद रख लेना, एकाइनस। एग्जाम्पल में सारे लिख के बता रहा हूँ। एकाइनस, एक होता है सालमेलिस, इसके अंदर क्या पाई जाती है? अरस्तु की लालटेन पाई जाती है। अब देखो क्या कह रहा है, जैकोब्सन ऑर्गन इज कंसर्टेड विद, जैकोब्सन के अंग संबंधित किससे हैं? ग्रहण सुविधा से, स्मेल से हैं, या फिर किससे? बोरिंग से है, यानी बिलकारी से, टच से है, स्पर्श से, विजन से है, दृष्टि से। बताओ, बहुत शानदार क्वेश्चन। तो याद रख लेना, जैकोब्सन के जो ऑर्गन होते हैं बच्चों वो ग्रहण से संबंधित होते हैं, ओल्फैक्टरी से संबंधित होते हैं, स्मेल से संबंधित होते हैं। अब बात करते हैं 30 नंबर क्वेश्चन की। विच द फ्लोइंग इज ए लिम्बलेस एम्फीबियन, निम्न में से कौन सा पाद रहित उभयचर है? ये पहले भी आ चुका है, क्वेश्चन रिपीट हुआ है, तो आपको बताना इक्टियोफस है, हाइला है, या फिलोसोमा है, या फिर एलाइटिस है। बताओ इसके अंदर आप क्या करेक्ट करने वाले हैं? बिल्कुल बिल्कुल, एक बार क्वेश्चन को दोबारा पढ़ लीजिएगा। विच ऑफ द फ्लोइंग इज लिम्बलेस या लाइम्बलेस एम्फीबियन, यानी ऐसा कौन सा उभयचर है जो पाद रहित माना जाता है? बिल्कुल बिल्कुल, तो इसके अंदर आपको करना है इक्टियोफिस। क्या करोगे? इक्टियोफिस करोगे, 1 नंबर ऑप्शन अपना करेक्ट हो जाएगा। अब देखो क्या बात कर रहा है। वेनस हार्ट इज फाउंड इन, वेनस जो हृदय होता है वो किसके अंदर पाया जाता है? स्नेक के अंदर पाया जाता है, मेंढक के अंदर पाया जाता है, यानी फ्रॉग के अंदर पाया जाता है, फिश के अंदर पाया जाता है, पिजन के अंदर पाया जाता है। बताओ वेनस हार्ट किसके अंदर पाया जाता है? बहुत शानदार क्वेश्चन, एक बार फिर से आपको मोबाइल स्क्रीन पर दिखा। बच्चों याद रख लेना, सी ऑप्शन अपना करेक्ट हो जाएगा। मछलियों के अंदर वेनस प्रकार का हृदय पाया जाता है। अब बात करते हैं 32 नंबर क्वेश्चन की। 32 नंबर क्वेश्चन कहता है प्लेसेंटा इज फाउंड इन, नाल अथवा आंवल पाया जाता है। प्लेसेंटा किसके अंदर पाया जाता है? प्रोटोथीरिया के अंदर, रेप्टाइल के अंदर, एवीज के अंदर, यूथीरिया के अंदर। बताओ, बिल्कुल करेक्ट आंसर देने का प्रयास कीजिएगा कि प्लेसेंटा किसके अंदर पाया जाता है। बच्चों याद रखना, प्लेसेंटा स्तनधारियों का एक विशेष गुण माना जाता है। मनुष्य किस में आता है ये आपको दिमाग लगाना है, और यहाँ पर डी ऑप्शन अपना करेक्ट हो जाएगा। यानी यूथीरिया के अंदर क्या पाया जाता है? प्लेसेंटा पाया जाता है, जिसको आंवल के नाम से जानते हैं, अपरा के नाम से जानते हैं। 33 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? फ्लोटिंग रिप्स आर प्रेजेंट। देखो प्रेजेंट, उत्प्लावक जो पसलियां हैं वो किसके अंदर पाई जाती हैं? फिशेस के अंदर पाई जाती हैं, मेमल के अंदर पाई जाती है, बर्ड के अंदर पाई जाती है, एम्फीबिया के अंदर पाई जाती है। बताओ फ्लोटिंग रिप्स किसके अंदर पाई जाती है?
बिल्कुल बिल्कुल, यदि आपने स्केलेटल सिस्टम में यदि अच्छे से पढ़ा है, कंकाल तंत्र यदि अच्छे से पढ़ा है, तो आप इसका बहुत शानदार तरीके से आंसर दे पाएंगे बच्चों। स्तनधारियों के अंदर जो है फ्लोटिंग प्रकार की रिब्स पाई जाती है बच्चों, 12 जोड़ी पसलियां पाई जाती हैं, उसमें से 11 नंबर जोड़ी और 12 नंबर जो जोड़ी पसली होती है उसको मुक्त पसली के नाम से जानते हैं, स्वतंत्र पसली के नाम से जानते हैं, प्लावी पसली के नाम से जानते हैं, फ्लोटिंग पसली के नाम से जानते हैं। तो बिल्कुल यहाँ पर बी ऑप्शन अपना करेक्ट हो जाएगा। अब 34 नंबर क्या कहना चाहता है, रिनल पोर्टल सिस्टम इज एब्सेंट इन। देखो बहुत शानदार क्वेश्चन एक बार फिर से मोबाइल स्क्रीन पर दिख रहा है, रिनल पोर्टल सिस्टम इज एब्सेंट इन। रिनल पोर्टल तंत्र अनुपस्थित होता है किसके अंदर, एम्फीबिया के अंदर, रेप्टाइल के अंदर, एवीज के अंदर, मेमल्स के अंदर। बताओ किसके अंदर नहीं पाया जाता। बिल्कुल, तो याद रख लेना बच्चों, स्तनधारियों के अंदर रिनल पोर्टल सिस्टम नहीं पाया जाता है। अब 35 नंबर, ए मेमल विच लेज एग्स इज, एक स्तनधारी जो अंडे देते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको मोबाइल स्क्रीन पर दिखा, रेबिट, व्हेल, फिर क्या कह रहा है अगला, मैक्रोपस के बारे में बात कर रहा है, डक बिल्ड प्लेटिपस के बारे में बात कर रहा है। देखो एक तो याद रखना एकिडना, मैं बता देता हूँ आपको, एकिडना और एक डक बिल प्लेटिपस जो होता है वो ऐसे स्तनधारी होते हैं जो अंडे देते हैं। तो यहाँ पर अपना डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 36 नंबर क्वेश्चन क्या कहना चाहता है, हु फर्स्ट टाइम एक्सपेंड द सेल आर फॉर्म फ्रॉम प्री एक्सटिंक्टिंग सेल। सबसे पहले किसने समझाया था कि कोशिका की उत्पत्ति पूर्ववर्ती कोशिका से हुई है। रॉबर्ट ब्राउन ने यह बात बताई थी, हुक ने यह बात बताई थी, या फिर थियोडर श्वान ने यह बात बताई थी, या रुडोल्फ विर्चो ने यह बात बताई थी। आप इसके अंदर क्या करेक्ट आंसर करने वाले हैं, बिल्कुल बिल्कुल बताइए कि यह बात बताने वाला साइंटिस्ट कौन था। Who first time explained that the cell are formed from the pre-existing cell। पूर्ववर्ती कोशिकाओं से नई कोशिकाओं का निर्माण होता है। तो आपने देखा होगा कोशिका सिद्धांत देने वाला थियोडर स्लीडन एवं समान नामक वैज्ञानिक था, लेकिन रुडोल्फ विर्चो ने यह बात बताई थी कि पुरानी कोशिकाओं से नई कोशिकाओं का निर्माण होता है। तो यहाँ पर डी ऑप्शन अपना करेक्ट हो जाएगा। अब देखो 37 नंबर क्वेश्चन क्या कहना चाहता है, विच अमोंग द फ्लोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रोकैरियोटिक कोशिका का उदाहरण नहीं है। तो क्या कह रहा है अगला, बैक्टीरिया, क्लोरेला, माइकोप्लाज्मा, नोस्टॉक। 4 ऑप्शन आपको मोबाइल स्क्रीन पर दिख रहे हैं, इनमें से प्रोकैरियोटिक कोशिका कौन सी नहीं है वो आपको यहाँ पर बताना है। बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट आंसर दीजिएगा, आंसर देने का प्रयास कीजिए। तो क्लोरेला जो होती है वो क्या नहीं मानी जाती है, प्रोकैरियोटिक कोशिका नहीं मानी जाती है। अब देखो क्या कह रहा है अगला, कि क्रिस्टी की बात कर रहा है, क्रिस्टी आर एसोसिएटेड विद विच ऑफ फ्लोइंग। देखो क्रिस्टी निम्न में से किससे संबंधित है, साइटोप्लाज्म यानी कोशिका द्रव्य से, प्रोटोप्लाज्म यानी जीव द्रव्य से, माइटोकॉन्ड्रिया, और क्या कह रहा है अगला, राइबोसोम। आपको ये बताना क्रिस्टी किससे रिलेशन रखती है। बिल्कुल बिल्कुल, तो आपने देखा होगा बच्चों ये माइटोकॉन्ड्रिया है, इसकी इनर मेम्ब्रेन के ऊपर फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स पाई जाती हैं जिनको हम किसके नाम से जानते हैं, क्रिस्टी के नाम से जानते हैं। तो ये इसमें सी ऑप्शन अपना करेक्ट हो जाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। अब 39 क्या कह रहा है, द कवरिंग मेम्ब्रेन ऑफ द वैक्यूल इज नोन एज। रिक्तिका को ढकने वाली झिल्ली को किसके नाम से जानते हैं। ये 11th NCERT से क्वेश्चन उठाया है और वहाँ से क्वेश्चन डेफिनेटली आने वाले हैं बच्चों, जिसको टोनोप्लास्ट के नाम से जानते हैं, कोशिका भित्ति के नाम से जानते हैं, प्लाज्मा स्तर के नाम से जानते हैं, ननोबदीज के नाम से जानते हैं। बताओ रिक्तिका को ढकने वाली झिल्ली को क्या कहा जाता है। तो बच्चों 1 नंबर ऑप्शन अपना करेक्ट हो जाएगा। टोनोप्लास्ट जो होती है वो रिक्तिका को ढकने वाली मेम्ब्रेन मानी जाती है। अब हम आगे बढ़ते हैं 40 नंबर क्वेश्चन की ओर, और 40 नंबर क्वेश्चन क्या कहना चाहता है, देखो बहुत ही शानदार क्वेश्चन एक बार फिर से मोबाइल स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है, विच ऑफ द फ्लोइंग कंटेन हाइड्रोलेजेज। हाइड्रोलेजेज किसके अंदर पाया जाता है, लाइसोसोम के अंदर पाया जाता है, गोल्जी बॉडी के अंदर, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर। बताइए 40 नंबर क्वेश्चन का आप क्या आंसर करने वाले हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एक बार फिर से आपको मोबाइल स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है। बताइए कि इसके अंदर आप क्या करेक्ट कर देंगे। हाइड्रोलेजेज एंजाइम किसके अंदर पाए जाते हैं, बिल्कुल सिंपल है, इसके अंदर आपको लाइसोसाइम करना है, लाइसोसोम करना है, और लाइसोसोम को सुसाइड बैग ऑफ द सेल कहा जाता है, यानी कोशिका की आत्मघाती थैली के नाम से जिसको जाना जाता है, क्योंकि इसके अंदर कुछ किण्वनकारी एंजाइम पाए जाते हैं, वो अन्य कोशिकाओं को तोड़ने के साथ साथ में कई बार खुद की कोशिकाओं को नष्ट कर देते हैं, इसलिए इसको सुसाइड बैग ऑफ द सेल कहा जाता है। अब देखो 41 नंबर क्वेश्चन क्या कहना चाहता है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन एक बार फिर से मोबाइल स्क्रीन पर दिख रहा है, द प्लेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ग्लाइकोलिपिड एंड ग्लाइकोप्रोटीन इन सेल इज। कोशिका में ग्लाइकोलिपिड और ग्लाइकोप्रोटीन को बनाने का स्थल कौन सा है, राइबोसोम है, लाइसोसोम है,
या फिर इसके बाद में प्लास्टिड यानी लवक है, या फिर इसके अंदर गोल्जी बॉडी है। ये आपको यहाँ पर आंसर देना है। बताना कि कोशिका में ग्लाइकोलिपिड और ग्लाइकोप्रोटीन बनाने का स्थल कौन सा माना जाता है। बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट आंसर देने का प्रयास कीजिए। बहुत ही शानदार क्वेश्चन एक बार मोबाइल स्क्रीन पर दिखा तो यहाँ पर डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। गोल्जी बॉडी जो होता है वो ग्लाइकोलिपिड और ग्लाइकोप्रोटीन को फॉर्मेशन करने की साइट मानी जाती है। अब बच्चों 42 नंबर क्वेश्चन क्या कहना चाहता है, द ऑर्गेनेल्स इन विच एरोबिक रेस्पिरेशन अक्कर इन ए सेल आर। ऐसा कौन सा कोशिकांग है जिसमें देखो जिसको किसके रूप में काम में लेते हैं, वायु श्वसन के रूप में काम में लेते हैं। कोशिकांग जिसमें एक कोशिका में वायु श्वसन होता है, क्लोरोप्लास्ट है वो, इसके बाद में राइबोसोम है वो, डिक्टियोसोम है वो, माइटोकॉन्ड्रिया है वो। बताओ 42 नंबर क्वेश्चन के अंदर आप क्या करेक्ट आंसर करने वाले हैं। क्लोरोप्लास्ट, राइबोसोम, डिक्टियोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया। चूज द करेक्ट आंसर इन दिस क्वेश्चन। तो याद रख लेना बच्चों वो क्या हो जाएगा आपके पास में, माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है ना उसको किसके रूप में काम में लेते हैं, रेस्पिरेटरी या एरोबिक ऑर्गन के रूप में काम में लेते हैं। अब देखो 43 नंबर क्वेश्चन क्या कहना चाहता है, एक्रोसोम इज मेड ऑफ। एक्रोसोम बना होता है किससे बना होता है, गोल्जी बॉडी से, माइटोकॉन्ड्रिया पे से, राइबोसोम से, सेंट्रियोल से। तो याद रख लेना एक्रोसोम किससे बना होता है, गोल्जी बॉडीज से बना होता है। तो 1 नंबर ऑप्शन अपना करेक्ट हो जाएगा। अब देखो हम बात करते हैं 44 नंबर क्वेश्चन की। ए न्यूक्लियोसोम कंसिस्ट ऑफ। एक न्यूक्लियोसोम किसका बना होता है, डीएनए, आरएनए प्लस हिस्टोन प्रोटीन का बना होता है, डीएनए ओनली डीएनए का बना होता है, डीएनए एंड नॉन हिस्टोन प्रोटीन का बना होता है, और डीएनए प्लस हिस्टोन प्रोटीन का बना होता है। याद करो न्यूक्लियोसोम किसका बना होता है, बहुत शानदार तरीके से आपको यहाँ पर दिया हुआ है, बताने का प्रयास कीजिए। हिस्टोन प्रोटीन किसका बना होता है, न्यूक्लियोसोम किसका बना होता है। तो याद रख लेना बच्चों हिस्टोन प्रोटीन प्लस का किसका बना होता है, डीएनए का बना होता है। यहाँ पर डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। स्टोन जो होता है उसको ऑक्टामर के रूप से ऑक्टामर के रूप में काम में लेते हैं। H2A, H2B, H3, H4 के 2-2 मोल्स पाए जाते हैं, यानी 8 अणु पाए जाते हैं स्टोन के। तो यहाँ पर 44 नंबर क्वेश्चन के अंदर डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब देखो 45 नंबर क्वेश्चन आपको क्या कहना चाहता है, विच अमंग ऑफ द फ्लोइंग सेल ऑर्गेनेल्स इज नॉट साउंडेड बाय एनी मेम्ब्रेन। निम्नलिखित में ऐसा कौन सा कोशिकांग जो किसी भी कला के द्वारा ढका हुआ नहीं है। कोशिका झिल्ली रहित कोशिकांग कौन सा है, लाइसोसोम है, राइबोसोम है, प्लास्टिड है, या फिर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। 4 ऑप्शन आपको मोबाइल स्क्रीन पर दिख रहे हैं। आपको यह बताना है कि ऐसा कौन सा कोशिकांग है जिसके ऊपर आवरण नहीं पाया जाता है। बिल्कुल वेरी नाइस क्वेश्चन। तो राइबोसोम जो होता है उसके ऊपर किसी भी प्रकार का आवरण नहीं पाया जाता है। बी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अब इसी कड़ी में मैं आगे बढ़ता हूँ और आपको मोबाइल स्क्रीन के ऊपर एक बार फिर से धमाकेदार क्वेश्चन दिखाई दे रहा है। इन विच स्टेज ऑफ माइटोटिक सेल डिवीजन क्रोमोसोम्स लॉस देयर आइडेंटिटी। देखो क्या होता है, सूत्री विभाजन की किस प्रावस्था में गुणसूत्र अपनी पहचान खो देते हैं, आइडेंटिफिकेशन ही खो देते हैं अपनी। ऐसी कौन सी प्रावस्था होती है, प्रोफेज होती है, मेटाफेज होती है, एनाफेज होती है, टीलोफेज होती है। बताओ आप क्या करेक्ट आंसर करने वाले हैं यहाँ पर। यानी समसूत्री विभाजन की बात कर रहा है अगला, किस प्रावस्था के अंदर गुणसूत्र अपनी प्रावस्था अपनी पहचान को खो देते हैं। तो बच्चों याद रख लेना इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रोफेज प्रावस्था। 1 नंबर ऑप्शन अपना करेक्ट होगा। चलो इसी कड़ी में आगे बढ़ते हैं। इन विच स्टेज ऑफ मियोसिस, थोड़ा ध्यान देना, मियोसिस से द सिनेप्सिस टेक प्लेस। अर्धसूत्री विभाजन की किस अवस्था में स्नेप्सिस होता है, स्नेप्सिस दिखाई देता है, स्नेप्सिस होता है। बताओ लेप्टोटीन, पेकाइटिन, जाइगोटीन, या फिर मेटाफेज फर्स्ट। मेटाफेज फर्स्ट इसके अंदर आपको दिखाई देगा। तो बताना आपको स्नेप्सिस किसके अंदर होता है। 4 ऑप्शन आपको मोबाइल स्क्रीन के ऊपर दिख रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल क्वेश्चन को दोबारा पढ़ लीजिएगा। यानी क्या कह रहा है, अर्धसूत्री विभाजन की किस अवस्था में स्नेप्सिस होता है। बताओ। तो यहाँ पर हो जाएगा जाइगोटीन। सी ऑप्शन अपना करेक्ट हो जाएगा। अब देखो बात करते हैं 48 नंबर की। इन विच स्टेज डज सेंट्रोमियर डिवाइड इनटू 2। किस चरण में सेंट्रोमियर 2 में विभाजित हो जाता है, मेटाफेज फर्स्ट में, प्रोफेज फर्स्ट में, मेटाफेज सेकंड में, और या फिर एनाफेज फर्स्ट में। बताओ इस क्वेश्चन का क्या आंसर करने वाले हैं। तो याद रख लेना सेंट्रोमियर 2 भागों में डिवाइड होगा एनाफेज फर्स्ट के अंदर। यहाँ पर डी ऑप्शन अपना करेक्ट हो जाएगा। और याद रख लेना समसूत्री विभाजन और अर्धसूत्री विभाजन की जो स्टेज हैं, जो अवस्थाएं होती हैं, उनसे एक क्वेश्चन पक्का पूछा जाएगा। अब देखो बात करते हैं 49 में। क्रोमोसोम्स कैन बी काउंटेड एट। गुणसूत्रों को गिना जा सकता है इस पर, कौन सी प्रावस्था पर गिना जा सकता है, प्रोफेज पर, मेटाफेज पर, एनाफेज पर, टीलोफेज पर। गुणसूत्रों को कब गिन सकते हैं हम।
तो बच्चों यहाँ पर बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। मेटाफेज स्टेज के अंदर गुणसूत्र मोटे हो जाते हैं जिसको आसानी से गिना जा सकता है। अब 50 नंबर क्वेश्चन क्या कहना चाहता है, द रेगुलर सीक्वेंस ऑफ द सेल साइकिल इज, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी सिंपल क्वेश्चन। कोशिका चक्र का नियमित अनुक्रम कौन सा है? सबसे पहले एस G1 M G2 आएगी, G1 S M G2 आएगी, G1 S G2 M आएगी, G1 G2 S M प्रावस्था आएगी। बताओ 50 नंबर क्वेश्चन में आप क्या करेक्ट करने वाले हैं? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो बच्चों सेल साइकिल के अंदर ये प्रोसेस होती है, सबसे पहले G1 आएगा, उसके बाद में S प्रावस्था आएगी, उसके बाद में G2 प्रावस्था आएगी और उसके बाद में M प्रावस्था आएगी मेटाफेज। तो सी ऑप्शन अपना करेक्ट हो जाएगा। अब मैं इसी कड़ी में आगे बढ़ता हूँ 51 नंबर क्वेश्चन की ओर। देखो क्या कह रहा है अगला, द जीनोट फेज ऑफ सेल साइकिल इज, कोशिकीय चक्कर की जीनोट प्रावस्था पाई जाती है। क्या कहना चाहता है? सेल ऑफ ओरल म्यूकोसा में, मुख्य श्लेष्मा की कोशिकाओं में, न्यूरॉन्स में पाई जाती है, सेल्स ऑफ मेलपिगियन लेयर के अंदर पाई जाती है, एपिथेलियम सेल्स इन ऑफ इंटेस्टाइन के अंदर पाई जाती है। 4 ऑप्शन आपको मोबाइल स्क्रीन के ऊपर दिख रहे हैं। कौन सी कोशिकाओं के अंदर आपको जी नोट अवस्था, जी नोट फेज अवस्था देखने को मिलेगी? बताओ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो बच्चों ये न्यूरॉन के अंदर देखने को मिलता है और न्यूरॉन ऐसी सेल है जिसके अंदर डिवीजन का प्रोसेस नहीं पाया जाता है। और जी नोट जो होती है वो एक प्रकार की शांत अवस्था होती है, विश्राम की प्रावस्था मानी जाती है। तो बिल्कुल इस क्वेश्चन के अंदर अपना बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब बात करते हैं हम 52 नंबर क्वेश्चन की। X0 क्रोमोसोम अबनॉर्मेलिटी इज X0 क्रोमोसोम असामान्यता किसके अंदर पाई जाती है? देखो X0 किसके अंदर होता है? डाउन सिंड्रोम में, टर्नर सिंड्रोम में, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम में, एडवर्ड सिंड्रोम में। तो वेरी सिंपल क्वेश्चन है, महिलाओं का डिजीज है ये। इसमें 44 प्लस X0 हो जाएगा, यानी एक गुणसूत्र कम हो जाएगा। तो ये बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, टर्नर सिंड्रोम यहाँ पर करेक्ट माना जाएगा। अब बात करते हैं एंटीकोडोन अकर इन, एंटीकोडोन किसके अंदर पाया जाता है? डीएनए के अंदर, टीआरएनए के अंदर, एमआरएनए के अंदर, आरआरएनए के अंदर। बताओ एंटीकोडोन किसके अंदर पाया जाता है? वेरी सिंपल क्वेश्चन है। यदि आपने इस चैप्टर को अच्छे से पढ़ा है तो इसका आंसर आप बिल्कुल दे पाएंगे। एंटीकोडोन किसके अंदर पाया जाता है? तो बच्चों याद रख लेना, टीआरएनए के अंदर क्या पाया जाता है? एंटीकोडोन पाया जाता है। तो बी ऑप्शन अपना करेक्ट हो जाएगा। इसी कड़ी में हम आगे बढ़ते हैं। ए न्यूक्लियोसाइड इज मेड अप ऑफ, एक न्यूक्लियोसाइड किसका बना होता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एक बार फिर से मोबाइल स्क्रीन पर दिख रहा है। फॉस्फेट ग्रुप प्लस पेंटोस शुगर प्लस नाइट्रोजनियस बेस, या फिर क्या कह रहा है? पेंटोस शुगर प्लस नाइट्रोजनियस बेस और नाइट्रोजनियस बेस फॉस्फेट शुगर, या फिर कह रहा है कि नैन ऑफ दीज। ये बताने का प्रयास कीजिए आप इसके अंदर क्या करने वाले हैं। न्यूक्लियोसाइड की बात कर रहा है बच्चों, टाइड की बात नहीं कर रहा। तो सिंपल है, पेंटोस शुगर पाई जाएगी और नाइट्रोजनियस बेस पाए जाएंगे। बी ऑप्शन अपना करेक्ट हो जाएगा। इसी कड़ी में आगे बढ़ता हूं मैं। विच ऑफ द फ्लोइंग ए टर्मिनेशन कोडॉन इन जेनेटिक कोड, निम्न में से कौन सा जेनेटिक कोड का समापन करने वाला कोडॉन माना जाता है? UGA, UCG, UC, UCU। 64 कोडॉन टोटल पाए जाते हैं बच्चों। इसमें से 3 कोडॉन को स्टॉप कोडॉन के नाम से जानते हैं, टर्मिनेटर कोडॉन के नाम से जानते हैं। देखो कौन कौन से हैं वो, एक तो UAA है, एक UAG है और एक UGA है। ये 3 आपको मोबाइल स्क्रीन पर दिख रहे हैं। इधर आप मैचिंग कर लें इनमें से कौन सा दिया हुआ है। तो आप देख पा रहे हैं कि UGA यहाँ पर मिला आपको। तो 1 नंबर ऑप्शन अपना करेक्ट हो जाएगा बिल्कुल। और बच्चों याद रख लेना, प्रारंभिक कोडॉन जो है उसको बोलते हैं AUG, और AUG जो होता है वो मिथ्योनिन को कोडित करता है बच्चों। किसको कोडित करता है? मिथ्योनिन को कोडित करता है। अब आगे बढ़ता हूँ। 56 नंबर क्वेश्चन मोबाइल स्क्रीन पर दिख रहा है। वह परिघटना जिसमें स्वतंत्र अफ्यून नहीं होता है, ऐसी कौन सी परिघटना है जिसमें क्या नहीं पाया जाता? स्वतंत्र अफ्यून नहीं पाया जाता। तो वो कौन सा हो सकता है? विसंयोजन हो सकता है, लिंकेज सहलगनता हो सकता है, या फिर क्रॉसिंग ओवर हो सकता है, या फिर डोमिनेंस हो सकता है। बताओ किसके अंदर क्रॉसिंग ओवर नहीं होता? बहुत शानदार क्वेश्चन, एक बार फिर से मोबाइल स्क्रीन पर दिखा। तो यहाँ पर बी ऑप्शन अपना करेक्ट हो जाएगा, सहलगनता इसका करेक्ट आंसर माना जाएगा। इसी कड़ी में आगे बढ़ते हैं। इन केस ऑफ इनकम्प्लीट डोमिनेंस F2 जनरेशन हैज, देखो क्या कहना चाहता है? अपूर्ण प्रभाविता में F2 पीढ़ी में क्या होता है? जीनोटाइप रेशियो इक्वल टू फिनोटाइप रेशियो। बिल्कुल क्या कहना चाहता है कि फिनोटाइप और जीनोटाइप का अनुपात समान होता है। जीनोटाइप रेशियो 3:1 रेशियो दे रखा है, जीनोटाइप अनुपात दे रखा है 3:1, फिनोटाइप अनुपात दे रखा है 3:1, या फिर नन ऑफ दीज। तो वेरी सिंपल क्वेश्चन है ये। जीनोटाइप और फिनोटाइप को जो रेशियो होता है बच्चों वो क्या हो जाता है? इक्वल हो जाता है।
अब बात करते हैं हम अगले क्वेश्चन की। क्रॉसिंग ओवर अकर इन मियोसिस ड्यूरिंग, अर्धसूत्री विभाजन की किस अवस्था में क्रॉसिंग ओवर होता है। सिंपल क्वेश्चन है, बहुत शानदार क्वेश्चन है, आपको मोबाइल स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है कि क्या कहना चाहता है, क्रॉसिंग ओवर कब होता है। तो प्रोफेज फर्स्ट में होगा, मेटाफेज प्रोफेज सेकेंड में होगा, इंटरफेज में होगा, इंटरकाइनेज के अंदर होगा। तो याद रखना प्रोफेज फर्स्ट के अंदर होगा। अब देखो क्या कह रहा है, द प्रोसेस ऑफ डिटरमाइनेशन ऑफ द सीक्वेंस ऑफ जीन्स ऑन ए क्रोमोसोम एज टर्म्ड, क्या कह रहा है, गुणसूत्र पर जीन के अनुक्रम को निर्धारण करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। तो क्या कहलाती है, देखो एकदम सिंपल से बात दे रखी है इसके अंदर, क्या जीन लोकेलाइजेशन कहलाती है, या फिर जीन सीक्वेंसिंग कहलाती है, क्रोमोसोमल मैपिंग कहलाती है, डीएनए सीक्वेंसिंग कहलाती है। इसका करेक्ट आंसर देने का प्रयास कीजिए। आप क्या करने वाले हैं, इस क्वेश्चन को पूरा दोबारा पढ़ लीजिएगा। द प्रोसेस ऑफ डिटरमाइनेशन ऑफ द सीक्वेंस ऑफ जीन ऑन ए क्रोमोसोम इज टर्म्ड, यानी इसको गुणसूत्र के ऊपर जो जीन का जो निर्धारण है उसको निर्धारित करने का जो अनुक्रम होता है उस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। आप क्या करने वाले हैं इस क्वेश्चन के अंदर, करेक्ट आंसर देने का प्रयास कीजिए। तो जिसको क्या कहा जाता है, क्रोमोसोमल मैपिंग कहा जाता है, गुणसूत्र मानचित्र कहा जाता है। अब देखो क्या कह रहा है, बहुत शानदार क्वेश्चन, किसी जीव के विकासवाद इतिहास को किस नाम से जाना जाता है। व्यष्टि विकास कहा जाता है, यानी ओंटोजेनी, फाइलोजेनी, या फिर एंसेस्ट्री कहा जाता है, या फिर पेलियोंटोलॉजी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, किसी जीव के विकासवाद का इतिहास क्या कहा जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी बच्चों। क्लास थोड़ी लंबी हो गई, कोई दिक्कत नहीं है, तो याद रख लेना। इसके अंदर बहुत शानदार क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है, वंशक्रम जिसको कहा जाता है। अब आगे बढ़ते हैं, थ्योरी ऑफ एक्वायर्ड करेक्टर इन आर गिवन बाई, जीवों में उपार्जित लक्षणों की वंशागति का सिद्धांत किसने दिया था। उपार्जित लक्षणों की वंशागति का सिद्धांत मेंडल ने दिया था, डार्विन ने दिया था, लेमार्क ने दिया था, लिनियस ने दिया था। ये बताना आपको, उपार्जित लक्षणों की वंशागति का सिद्धांत देने वाला वैज्ञानिक कौन था। करेक्ट आंसर देने का प्रयास कीजिए। बहुत शानदार क्वेश्चन आपको मोबाइल स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है। तो किसने दिया था उपार्जित लक्षणों की वंशागति का सिद्धांत, किसने दिया था, लेमार्क ने। किसने दिया था, लेमार्क ने दिया था। चलो इसी कड़ी में आगे बढ़ते हैं। देखो क्या कर रहा है, विंग ऑफ बटरफ्लाई बर्ड एंड बैट आर, तितली, पक्षी और चमगादड़ के जो पंख होते हैं वो किस प्रकार के ऑर्गन माने जाते हैं। होमोलोगस ऑर्गन माने जाते हैं, एनालोगस ऑर्गन माने जाते हैं, अनरिलेटेड ऑर्गन माने जाते हैं, वेस्टिजियल ऑर्गन्स के नाम से जिसको जाना जाता है। बताओ किस, इन तीनों को क्या कहा जाता है। याद रख लेना बच्चों, बी ऑप्शन अपना करेक्ट हो जाएगा। इनको संवर्ती अंग के नाम से जानते हैं, एनालोगस ऑर्गन के नाम से जानते हैं। जेनेटिक ड्रिफ्ट ऑपरेट इन, जेनेटिक ड्रिफ्ट होती है किसके अंदर होती है, देखो स्मॉल पॉपुलेशन के अंदर होती है, लार्ज पॉपुलेशन के अंदर होती है, आइसलैंड पॉपुलेशन के अंदर होती है, या फिर मेंडेलियन पॉपुलेशन के अंदर होती है। दिख रहे हैं चार ऑप्शन आपको मोबाइल स्क्रीन के ऊपर, करेक्ट आंसर देना है। तो याद रखना, जेनेटिक जो ड्रिफ्ट होती है वो स्मॉल जो पॉपुलेशन होती है उसके अंदर देखने को मिलती है, छोटी जनसंख्या के अंदर देखने को मिलती है। क्या कह रहे हैं, पी एंड क्यू आर जीन फ्रीक्वेंसीज ऑफ डोमिनेंट एंड रिसेसिव एलील रेस्पेक्टिवली, विच एक्सप्रेशन इज करेक्ट। ओ किसके बारे में बात कर रहा है, हार्डी-विनबर्ग लॉ के बारे में बात कर रहा है बच्चों। पी तथा क्यू प्रभावी तथा अप्रभावी जीन की क्रम से आवृत्तियां हैं, कौन सा समीकरण हार्डी-विन नियम के लिए उचित बैठेगा। अब देखो आपने अपने 12th के चैप्टर के अंदर याद किया था, पी स्क्वायर प्लस का 2pq प्लस का क्यू स्क्वायर बराबर का 1। इनमें से तो आपको कुछ दिखाई नहीं दे रहा, तो यहाँ पर कौन सा सटीक बैठेगा, पी स्क्वायर प्लस का क्यू स्क्वायर बराबर का 1, नहीं बिल्कुल नहीं हो सकता। पी माइनस क्यू बराबर का 1, पी प्लस क्यू बराबर का 1 और पी स्क्वायर माइनस का क्यू स्क्वायर बराबर का 1। बताओ क्या करेक्ट बैठेगा। बच्चों याद रख लेना, खोपड़ी में फिट कर लेना, सी ऑप्शन अपना करेक्ट हो जाएगा। स्क्वायर आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया हुआ है, पी प्लस क्यू बराबर का 1 जो है वो यहाँ पर करेक्ट माना जाएगा, तो यहाँ पर सी ऑप्शन अपना करेक्ट हो जाएगा। अब मैं इसी कड़ी में आगे बढ़ता हूँ। क्या कह रहा है, लेक ओपेरोन में प्रेरक क्या होता है, लेक ओपेरोन में प्रेरक कौन है। तो देखो क्या कह रहा है अगला, रिसेप्टर मॉलिक्यूल्स होते हैं, या फिर इसके बाद में लेक्टोज होता है, या फिर इसके बाद लैक्टेज एंजाइम होता है, या फिर इसके बाद नोबदीज होता है।
तो बिल्कुल लेक ओपेरोन के मॉडल में हमने किसको माना था प्रेरक? लैक्टोज शर्करा को माना था। तो यहाँ पर बी ऑप्शन अपना करेक्ट हो जाएगा। अब मैं इसी कड़ी में आगे बढ़ता हूँ। क्या कह रहा है कि प्रपोज्ड किया गया था, किसी ने कोई ना कोई थ्योरी दी थी, और उस थ्योरी को किसके नाम से जानते हैं? तो आपको पढ़ना है उसको कि रिकैपिचुलेशन जो है थ्योरी वो किसने दिया था। पुनरावर्तन का सिद्धांत देने वाला वैज्ञानिक कौन था? लेमार्क था, डार्विन था, या फिर ह्यूगो डी व्रीज था, या फिर कहना चाहता है हेकल नामक साइंटिस्ट था जिन्होंने पुनरावर्तन का सिद्धांत दिया था। बिल्कुल समझ गए होंगे 12th क्लास को, यदि ऑब्जेक्टिव क्लास अच्छे से पढ़ी है। हेकल नामक वैज्ञानिक ने एक थ्योरी दी थी जिसका नाम था पुनरावर्तन का सिद्धांत। अब देखो क्या कहना चाहता है, विच एरिया, क्या कह रहा है, इज रिगार्डेड एज द एज ऑफ मेमल्स। स्तनधारियों का युग, स्तनधारियों का युग जो है वो कौन से महाक्लब को कहा जाता है? 4 ऑप्शन आपको मोबाइल स्क्रीन पर दिख रहे हैं। जेविका से क्वेश्चन उठाया गया है बच्चों। क्या कह रहा है, प्री कैम्बियन कहा जाता है, पैलियोजोइक कहा जाता है, मेसोजोइक कहा जाता है, या फिर सिनोजोइक के नाम से जिसको जाना जाता है। बताओ इसके अंदर करेक्ट आंसर क्या करने वाले हैं आप? बहुत ही शानदार तरीके से यहाँ पर क्वेश्चन शामिल किए गए हैं। आपको बताना कौन सा महाक्लब स्तनधारियों का युग कहलाता है। सबसे ज़्यादा स्तनधारी कौन से युग में बने थे? करेक्ट आंसर देना आपको इसके अंदर। तो बच्चों सिनोजोइक युग जो है वो क्या कहलाता है? स्तनधारियों का युग कहलाता है। अब देखो डार्विन की जो फिंच थी, प्रोवाइड एविडेंस ऑफ इवोल्यूशन फ्रॉम, जैव विकास के संबंध में डार्विन की फिंच जो प्रमाण देती है वो किस प्रकार के थे? आंतरिक संरचना के, एनाटॉमी के, मोर्फोलॉजी बाह्य संरचना के, या फिर जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन यानी भौगोलिक वितरण का था, या ऑल ऑफ दीज का था? बताओ इसके अंदर आप क्या करेक्ट आंसर करने वाले हैं? बिल्कुल बिल्कुल। तो बच्चों याद रख लेना ये भौगोलिक वितरण का था, जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन का एग्जाम्पल माना जाता है। आगे बढ़ता हूँ मैं। फॉर एंट्री इन जीन पूल ए म्यूटेशन मस्ट अकर इन, जीन पूल में प्रवेश के लिए उत्परिवर्तन होना चाहिए। सोमेटिक सेल्स के अंदर, जर्म सेल के अंदर होना चाहिए, प्लाज्मा प्रोटीन के अंदर होना चाहिए, सोमेटिक डीएनए के अंदर होना चाहिए। वेरी सिंपल क्वेश्चन है। यदि कॉमन सेंस यूज करेंगे तुरंत आंसर के पास में बच्चों पहुंच जाओगे आप। तो यहाँ पर जो 69 नंबर क्वेश्चन है उसके अंदर हो जाएगा जर्म सेल के अंदर यदि आप परिवर्तन करेंगे तो वो क्या हो जाएगा? जीन पूल में प्रवेश कर जाएगा और नए लक्षण उत्पन्न करेगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? अपना बी जो ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। अब बात करते हैं हम 70 नंबर क्वेश्चन की। विच ऑफ द फ्लोइंग इज क्लोजेस्ट रिलेटिव ऑफ मैन। एकदम सिंपल सा, यानी मनुष्य का सबसे निकट कौन है भाई? तो देखो ओरंगुटान है, जावा मैन है, या फिर इसके बाद क्रो-मैग्नन है, या फिर क्या कहना चाहता है यानी हाइडलबर्ग मैन के नाम से जिसको जाना जाता है। मनुष्य के सबसे नज़दीक कौन है यहाँ पर? तो सिंपल है ये भी। क्रो-मैग्नन जो है वो किसके समीप माना जाता है? मनुष्य का निकट संबंधी माना जाता है। 71 क्या कहना चाहता है? द एंड प्रोडक्ट ऑफ ग्लाइकोलाइसिस इज, ग्लाइकोलाइसिस का अंतिम प्रोडक्ट क्या है? सिट्रिक एसिड है, फ्रक्टोज है, पायरुविक एसिड है, एमिनो एसिड है। यदि आपने ये ग्लाइकोलाइसिस साइकिल अच्छे से पढ़ा है तो 10 स्टेप में चलने वाली होती है। ग्लाइकोलाइसिस को ईएमपी पाथवे के नाम से भी जानते हैं बच्चों। एमडेन, मेयरहोफ और पारनाज वैज्ञानिक ने इनकी खोज की थी, इसलिए इसको ईएमपी पाथवे के नाम से जानते हैं। इसमें न तो ऑक्सीजन का उपयोग होता है, न CO2 का फॉर्मेशन होता है, और ये कोशिका द्रव्य में होने वाली घटना होती है। 6 से 8 अणु एटीपी के बनते हैं। शुद्ध अमाउंट की यदि बात करूँ तो 2 अणु एटीपी के इसके अंदर बने जाते हैं। तो बच्चों याद रखना इसका लास्ट का जो प्रोडक्ट था वो पायरुविक एसिड था। 3 कार्बन वाले 2 पायरुविक एसिड बन जाते हैं, 2 मोल बनते हैं यहाँ पर। तो सी ऑप्शन अपना करेक्ट हो जाएगा। इतनी सारी जानकारी के बाद में हम 72 क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हाउ मेनी एटीपी कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम 1 एसिटाइल कोएंजाइम ए इन क्रेब्स साइकिल। क्रेब्स चक्कर में एक एसिटाइल कोएंजाइम ए से कितने अणु एटीपी के बनते हैं? 15 बनते हैं, 36 बनते हैं, 12 बनते हैं, या नन ऑफ दीज बनते हैं। एक बार क्रेब्स साइकिल चलेगी ना तब एसिटाइल कोएंजाइम ए से कितने एटीपी का फॉर्मेशन होता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला बच्चों ये। तो याद रख लेना इसके अंदर कितने बनते हैं? 12 अणु एटीपी के बनते हैं। अब हमने पढ़ा कि ग्लाइकोलाइसिस का अंतिम उत्पाद पायरुविक अम्ल होता है जिसके 2 मोल बनते हैं। 1 मोल को तोड़ने के लिए क्रेब्स चक्र एक बार चलता है, तब 12 एटीपी की आवश्यकता होती है। 2 बार चलेगा तो 24 हो जाएंगे। 6 इसके अंदर लिंक में पाए जाते हैं। तो टोटल जो क्रेब्स साइकिल के अंदर होते हैं वो 30 एटीपी अणु के फॉर्मेशन होता है। बिल्कुल। बात करते हैं अब आगे, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखो क्या कह रहा है, पायरुविक एसिड बिफोर कंबाइनिंग विद ऑक्जेलो एसिटिक एसिड ऑफ क्रेब्स साइकिल प्रोड्यूसेस, यानी क्रेब्स साइकिल में ऑक्जेलो एसिटिक एसिड के संयोग से पूर्व पायरुविक अम्ल बनाता है। क्या बनाता है पायरुविक अम्ल? लैक्टिक एसिड बनाता है,
एसिटो एसिटिक एसिड बनाता है, सिस एकोनिटिक एसिड बनाता है, एसिटाइल कोएंजाइम ए बनाता है। बहुत शानदार क्वेश्चन मोबाइल स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है, एक बार दोबारा पढ़ लीजिएगा कि क्रेब्स साइकिल में ऑक्जेलो एसिटिक एसिड के संयोग से पूर्व पायूरिक अम्ल क्या बनाता है। बताओ करेक्ट आंसर क्या करने वाले हैं। तो याद रख लेना एसिटाइल कोएंजाइम ए बनाता है। क्या बनाता है? एसिटाइल कोएंजाइम ए, यानी अपनी डी ऑप्शन अपना करेक्ट हो जाएगा। इसी कड़ी में आगे बढ़ते हैं। द टाइडल वॉल्यूम इन ह्यूमन बीइंग इन, मनुष्य में ज्वारीय आयतन का मान कितना होता है। वेरी सिंपल क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में आया हुआ है और एग्जाम की दृष्टि से फिर से महत्वपूर्ण माना जा रहा है, और आप आज के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से इस क्वेश्चन को भी महत्व दिया गया है। तो आपको देखना 74 के अंदर क्या करोगे आप, कितना होता है 500 ml होता है। कितना होता है 500 ml, तो बी ऑप्शन अपना करेक्ट हो जाएगा। अब 75 क्वेश्चन क्या कहना चाहता है, मोस्ट ऑफ द CO2 इन ब्लड इज कैरिड एज, यानी जो रक्त में जो CO2 होती है वो किसके द्वारा लेकर अधिकांश CO2 का परिवहन किसके द्वारा किया जाता है। बाइकार्बोनेट के रूप में किया जाता है, सोडियम कार्बोनेट के रूप में किया जाता है, या फिर इसके बाद में कार्बोनिक अम्ल के रूप में किया जाता है, या कार्बोमिनो हीमोग्लोबिन के रूप में किया जाता है। बताओ इसके अंदर क्या करोगे, कार्बोमिनो हीमोग्लोबिन के रूप में किया जाता है। तो मोस्टली किसके रूप में, 70% जो CO2 होती है वो बाइकार्बोनेट के रूप में चलती है। एक नंबर ऑप्शन अपना करेक्ट हो जाएगा बिल्कुल। अब देखो इसी कड़ी में हम आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमें क्या करना चाहता है, 76 नंबर क्वेश्चन आपको मोबाइल स्क्रीन पर दिख रहा है। कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम इज फाउंड इन, कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम किस में पाया जाता है, ब्लड प्लाज्मा में, लिम्फोसाइट में, इरिथ्रोसाइट के अंदर, ल्यूकोसाइट के अंदर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये कि कार्बो एनहाइड्रेज एंजाइम इज फाउंड इन, बच्चों याद रख लेना, इरिथ्रोसाइट के अंदर पाया जाता है। आरबीसी के अंदर क्या पाया जाता है, कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम पाया जाता है। अब 77 नंबर क्वेश्चन क्या कहना चाहता है, द ब्लड सेल विच शो फेगोसाइटोसिस इज, कौन सी रक्त कोशिका जो फेगोसाइटोसिस को रिप्रेजेंट कर रही है, मोनोसाइट कोशिका, इओसिनोफिल, बेसोफिल, प्लेटलेट। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सेल वाले ये जो ब्लड वाला टॉपिक है इसमें से भी क्वेश्चन पूरे आने की संभावना है बच्चों। एक तो न्यूट्रोफिल और एक मोनोसाइट, ये दोनों ही क्या काम करती हैं, फेगोसाइटोसिस को रिप्रेजेंट करती हैं। तो इस प्रकार से अब तक जो 77 नंबर क्वेश्चन रहे थे, आपको कमेंट में ज़रूर बताना कि क्वेश्चन किस प्रकार के रहे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली एग्जाम की दृष्टि से इस प्रकार के क्वेश्चन काफ़ी बार दर्शन दे जाते हैं। तो 50 मिनट की क्लास हो गई। आगे बढ़ते हैं। अब जो मास्ट कोशिका होती है उसके बारे में थोड़ी सी चर्चा करते हैं। मास्ट सेल्स सीक्रेट, मास्ट कोशिका स्रावित करती है, किसको स्रावित करती है मास्ट कोशिका, थ्रोम्बोप्लास्टिन को, हिपेरिन को, या फिर एंडोर्फिन को, या फिर वाई एमिनो एसिड को, या गामा एमिनो एसिड को। बताओ किसको स्रावित करती है मास्ट कोशिका। बहुत शानदार क्वेश्चन है, यदि थ्योरी की क्लास लिए तो आप तुरंत कर पाएंगे। देखो मास्ट कोशिकाएं स्रावित करती है हिपेरिन को। बच्चों हिपेरिन क्या होता है, प्राकृतिक विधि के द्वारा शरीर के अंदर रुधिर के थक्के को जमने को रोकने का काम हिपेरिन करता है बिल्कुल। चलो आगे बढ़ते हैं। 79 द सेल सिक्रीटिंग है, सिक्रीटिंग हिस्टामिन, ऐसी कौन सी कोशिका है जो हिस्टामिन को स्रावित करती है। देखो एडिपोसाइट कोशिका होती है, मास्ट कोशिका होती है, फाइब्रोसाइट कोशिका होती है, फेगोसाइट कोशिका होती है। मोबाइल स्क्रीन के ऊपर आपको 4 ऑप्शन दिख रहे हैं, आपको बताना है कि द सेल सिक्रीटिंग हिस्टामिन, हिस्टामिन का स्राव करने वाली कोशिका कौन सी है। बच्चों याद रखना, मास्ट कोशिका हिस्टामिन भी स्रावित करती है और हिपेरिन का स्राव भी करती है। 79 के अंदर बी नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 80 नंबर क्वेश्चन क्या कहना चाहता है, हाउ मच ऑक्सीजन इज ट्रांसपोर्टेड बाई 1 ग्राम ऑफ हीमोग्लोबिन इन ब्लड, यानी क्या कहना चाहता है, वेरी वेरी सिंपल है कि 1 ग्राम जो हीमोग्लोबिन होती है रक्त में, 1 ग्राम हीमोग्लोबिन की जो मात्रा होती है कितना ऑक्सीजन का परिवहन करती है। 20 ml ऑक्सीजन लेकर के जाती है, 1.34 ml, 4 ml, 2.34 ml। ये आपको मोबाइल स्क्रीन के ऊपर 4 ऑप्शन दिख रहे हैं। आपको ये बताना कि हीमोग्लोबिन जो है उसको रक्त में, हीमोग्लोबिन जो है वो रक्त में कितनी ऑक्सीजन को लेकर के जाता है, 1.34 ml करेक्ट आंसर हो जाएगा। कंफ्यूज मत हो जाना, नेट के एग्जाम में काफ़ी बार पूछा गया है। आपको यहाँ पर करेक्ट आंसर करना है, यहाँ पर बी ऑप्शन करेक्ट करना है। एनसीईआरटी की सीधी लाइन उठाया हुआ क्वेश्चन है ये। अब देखो बात करते हैं 81, विटामिन के इज रिक्वायर्ड फॉर, विटामिन के, देखो ये विटामिन के क्या काम करती है भाई बताओ, कन्वर्जन फाइब्रिनोजन टू फाइब्रिन,
यानी ये किसको किस में बदल देती है, फाइब्रिनोजन को फाइब्रिन प्रोटीन में बदल देती है, या फिर प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में बदल देती है। सिंथेसिस ऑफ प्रोथ्रोम्बिन यानी प्रोथ्रोम्बिन का संश्लेषण करती है। सिंथेसिस ऑफ हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन का संश्लेषण करती है। वेरी सिंपल क्वेश्चन है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है बच्चों, याद रखना। विटामिन के प्रोथ्रोम्बिन बनाती है, विटामिन क्या करती है, प्रोथ्रोम्बिन बनाती है, तो सी ऑप्शन अपना करेक्ट हो जाएगा। अब देखो क्या कह रहा है, कोलेजन इज फाउंड इन, कोलेजन किस किस के अंदर पाया जाता है, बोन अस्थि के अंदर, टेंडन के अंदर, कार्टिलेज के अंदर, ऑल ऑफ दीज के अंदर। बताओ 82 नंबर क्वेश्चन में क्या करने वाले हैं आप, याद रखना बच्चों, इन सभी के अंदर कोलेजन प्रोटीन पाई जाती है। द ओपनिंग ऑफ कोरोनरी साइनस इनटू राइट एट्रियम इज गार्डेड बाय, देखो क्या कह रहा है, कोरोनरी साइनस जो है ना वो दाएं आलिंद के अंदर किसके द्वारा खुलता है, बाइकप्सिड के द्वारा खुलता है। फिर क्या कह रहा है अगला, सेमिलुनर वाल्व के द्वारा खुलता है, थिबेसियन वाल्व के द्वारा खुलता है, यूस्टेचियन वाल्व के द्वारा खुलता है। तो सिंपल है, किसके द्वारा खुलेगा, ये बाइकप्सिड वाल्व के द्वारा खुलेगा। अब थोड़ा सा आगे बढ़ जाते हैं इसी क्वेश्चन की इसी कड़ी के अंदर, थोड़ा ध्यान देना है इसके अंदर 83 नंबर, अच्छा 83 नंबर जो क्वेश्चन है ना, इसके अंदर क्या होगा, क्या कहना चाहता है अगला, इसके अंदर यानी थिबेसियन का पार्ट हो जाएगा बच्चों, सॉरी इसके अंदर क्या होगा, थिबेसियन का पार्ट हो जाएगा। अब देखो बात करते हैं ड्यूरेशन ऑफ ए कार्डियक साइकिल इन ए, हाँ वेरी सिंपल है, मनुष्य के अंदर, एक स्वस्थ मनुष्य के अंदर हृदय चक्र का समय कितना होता है, 72 सेकंड, 0.7 सेकंड, 0.8 सेकंड, 1.2 सेकंड। बताओ क्या होगा। तो आपको पता है ये कार्डियक साइकिल कितने समय तक चलती है, 0.8 सेकंड तक चलती है। बिल्कुल यहाँ पर सी ऑप्शन अपना करेक्ट हो जाएगा। 85 नंबर क्वेश्चन हमें क्या कहना चाहते हैं, देखो ऑक्सीजन जो है ना देखो क्या कह रहा है, यानी हीमोग्लोबिन का ऑक्सीजन विखंडन वक्र क्या होता है, ये तो सिंपल है, आप तुरंत जाएंगे इसके बाद में, और ये सिग्मोइड वक्र बनाता है, और यहाँ पर अपना सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 86 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, द हार्ट बीट इज रेगुलेटेड बाई, यानी हृदय स्पंदन की जो दर होती है वो किसके द्वारा नियमित होती है, पेस मेकर के द्वारा, वेगस नर्व के द्वारा, सिंपैथेटिक नर्व के द्वारा, ऑल ऑफ दीज के द्वारा। ये आपको बताना हृदय स्पंदन जो है उसका नियंत्रण किसके द्वारा किया जाता है। बिल्कुल बिल्कुल, काफ़ी सारे ऑप्शन आपको मोबाइल स्क्रीन के ऊपर दिख रहे हैं, बताना है पेस मेकर के द्वारा, वेगस नर्व के द्वारा, सिंपैथेटिक के द्वारा, या फिर इन तीनों के द्वारा। तो बिल्कुल किसके द्वारा किया जाएगा, इन तीनों के द्वारा किया जाएगा, डी ऑप्शन अपना करेक्ट हो जाएगा। इसी कड़ी में आगे बढ़ते हैं, ए नॉर्मल ईसीजी इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम कंपोज्ड ऑफ, एक सामान्य विद्युत लेख हृदय लेख जो बनता है ना वो क्या होता है, पी क्यू एंड टी वेव, यानी किससे बनता है, अगला क्या कहना चाहता है, देखो क्या लिख रहा है, पी क्यू तथा टी तरंगों से बना होता है, पी वेव से, क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स से, एंड टी वेव से बना होता है। क्या कहना चाहता है कि पी तरंग और क्यू आर एस जटिल और टी तरंग से बना होता है। फिर सी ऑप्शन में क्या कह रहा है अगला, कि पी क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स टी वेव से बना होता है। इस प्रकार से दिया, तो बच्चों आप समझ गए होंगे, कार्डियक साइकिल की बात करें तो इस प्रकार से इसका सिस्टम बनेगा, आगे बढ़ेगा ये। तो आपको ध्यान होगा कि इसके अंदर क्या क्या पाया जाता है, तो देखो इसमें हम करेंगे, पी तरंग पाई जाती है, क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स पाया जाता है, और टी तरंग पाई जाती है। बी ऑप्शन अपना करेक्ट हो जाएगा। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं 88 नंबर क्वेश्चन के अंदर, देखो क्या कह रहा है, हेमबर्गर फिनोमिनन इज आल्सो कॉल्ड, हेमबर्गर प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, तो बाइकार्बोनेट शिफ्ट कहा जाता है, क्लोराइड शिफ्ट कहा जाता है, और हाइड्रोजन शिफ्ट के नाम से जानते हैं, और सोडियम शिफ्ट के नाम से जानते हैं। आपको ये बताना हेमबर्गर जो प्रक्रिया होती है उसको क्या कहा जाता है। बिल्कुल ये भी सिंपल क्वेश्चन है, थ्योरी क्लास से सीधा उठाया, तो आपको याद रख लेना, क्लोराइड शिफ्ट के नाम से इसको जानते हैं, बी ऑप्शन अपना करेक्ट हो जाएगा। अब इसी कड़ी में देखो आगे बढ़ते हैं, क्या कहना चाहता है, इम्यूनोग्लोबुलिन का उत्पादन करते हैं। हाँ, इम्यूनोग्लोबुलिन का उत्पादन किसके द्वारा होता है, देखो क्या कर रहा है, नेचुरल किलर सेल के द्वारा, एनके सेल होती है। बिल्कुल आपको ध्यान में होगा, यानी अकणिकण वाला जो भाग है उसमें दो भाग होते हैं, मोनोसाइट और लिम्फोसाइट। लिम्फोसाइट के तीन भाग होते हैं, बी लिम्फोसाइट, टी लिम्फोसाइट, नेचुरल किलर सेल। तो ये देखो नेचुरल किलर सेल यहाँ पर आई है, मेमोरी सेल बनाती है, या फिर साइटोटॉक्सिक सेल बनाती है, प्लाज्मा सेल बनाती है। इम्यूनोग्लोबुलिन की बात कर रहा है बच्चों, याद रखना डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। प्लाज्मा सेल जो होती है वो इम्यूनोग्लोबुलिन को बनाने का काम है करती है। अब पैर पेच इन मेमल्स आर, स्तनधारी जंतुओं में पैर के खंड किसके लिए पाए जाते हैं, उत्सर्जी, पाचक, श्राविक, लिम्फीय होते हैं।
बताओ। लिम्फोइड होते हैं, सिक्रेटरी होते हैं, डाइजेस्टिव होते हैं, एक्सक्रीटरी होते हैं। पैर पेच किसके लिए पाए जाते हैं? याद रखना, एक प्रकार से ये क्या होते हैं? लिम्फोइड होते हैं, लिम्फीय होते हैं। 91 नंबर क्वेश्चन क्या कहना चाहता है? विच ऑफ द फ्लोइंग फीटल मेम्ब्रेन्स फंक्शन एज एम्ब्रियोनिक यूरिनरी ब्लैडर। निम्न में से कौन सी भ्रूणीय झिल्ली भ्रूणीय मूत्राशय का कार्य करती है? एलेंटोइस करती है, अप्रापोसिक या योल्क सेल करती है, एमनियोन करती है या कोरियोन करती है? बताओ इसके अंदर आप क्या करेक्ट आंसर करने वाले हैं। 91 नंबर क्वेश्चन आपको मोबाइल स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है। तो इसके अंदर आप क्या करोगे? एलेंटोइस जो होती है ना, वो किसका काम करती है? एम्ब्रियोनिक यूरिनरी ब्लैडर का काम करती है, मूत्राशय का काम करती है। आगे बढ़ते हैं। 92 नंबर, प्रोडक्शन ऑफ यूरिया इज ए रिजल्ट ऑफ। यूरिया किसके द्वारा बनाई जाती है? क्रेब्स साइकिल के द्वारा, केल्विन साइकिल के द्वारा, ऑर्निथिन साइकिल के द्वारा, नाइट्रोजन साइकिल के द्वारा। यूरिया का निर्माण यकृत के अंदर होता है, लीवर कोशिका के अंदर एक विशेष साइकिल और एक विशेष एंजाइम ओरिजिनेज एंजाइम काम आएगा और एक साइकिल चलेगी जिसका नाम ऑर्निथिन साइकिल होता है। तो यहाँ पर सी नंबर ऑप्शन अपना क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। बिल्कुल। आगे बढ़ते हैं 93 की ओर। टाइप ऑफ किडनी फंक्शन इन फ्रॉग टेडपोल। देखो, जो मेंढक का जो टेडपोल होता है, लार्वा अवस्था होती है, उसकी जो किडनी होती है वो किस प्रकार की होती है? प्रोनेफ्रिक प्रकार की, मेजोनेफ्रिक प्रकार की, आर्किनेफ्रिक प्रकार की, मेटानेफ्रिक प्रकार की। टेडपोल मेंढक की जो किडनी होती है वो किस प्रकार की होती है? तो बच्चों याद रखना, इसके अंदर क्या हो जाएगा? एक नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। प्रोनेफ्रॉन प्रकार की किडनी इसके अंदर पाई जाती है। अब मैं इसी कड़ी में 94 की ओर जा रहा हूँ। पोडोसाइट सेल आर प्रेजेंट इन। पोडोसाइट सेल किसके अंदर पाई जाती हैं? सेल ऑफ बोन मेरो। ये सेल, ये जो है ना, बोन मेरो की कोशिकाएं होती हैं। ब्लड कैपिलरीज इन ऑफ इंसेक्ट, कीटों की जो कार्पल्स होती हैं, रक्त कोशिकाएं होती हैं, उनकी कोशिकाएं होती हैं। फाउंड इन गॉल ब्लैडर ऑफ मेमल्स, स्तनधारी के पिताशय के अंदर इस प्रकार की संरचनाएं पाई जाती हैं। या फिर एपिथेलियल सेल्स ऑफ बोमेन कैप्सूल, पोडोसाइट सेल। बिल्कुल करेक्ट आंसर डी ऑप्शन हो जाएगा। आपको पता ही है कि बोमेन संपुट होता है, उसके अंदर पादाणु कोशिका पाई जाती है जिन्हें पोडोसाइट सेल के नाम से जानते हैं। और वो क्या काम करती है? अल्ट्रा फिल्ट्रेशन का काम करती है। अब क्या कह रहा है? विच ऑफ द फ्लोइंग एंजाइम वन रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ यूरिया। ऐसा कौन सा एंजाइम है जो यूरिया का फॉर्मेशन करने का काम करता है? तो ये बात तो मैं पिछले क्वेश्चन में बता ही चुका हूँ कि एक विशेष एंजाइम होता है ऑरिजिनेज, वो लीवर कोशिका के अंदर यूरिया का फॉर्मेशन करता है। तो सी नंबर ऑप्शन अपना करेक्ट हो जाएगा। अब वेरी नाइस क्वेश्चन है, एक बार फिर से आपको मोबाइल स्क्रीन पर दिख रहा है। ग्रीन ग्लैंड इज द एक्सक्रीटरी ऑर्गन ऑफ। ग्रीन ग्रंथियां किस जीव के अंदर उत्सर्जी अंग का काम करती है? मोलस्का, सिफेलोकॉर्डेटा, यूरोकॉर्डेटा या क्रस्टेशिया? बताइए किसके अंदर ग्रीन ग्लैंड पाई जाती है? एनसीईआरटी के अंदर ह्यूमन फिजियोलॉजी में उत्सर्जन वाला जो टॉपिक है उसके पाठ की शुरुआत में ये लाइन लिखी हुई है, वेरी इंपॉर्टेंट है। क्रस्टेशिया के अंदर बच्चों, किसके अंदर होती है? क्रस्टेशिया के अंदर जो होता है, जिसको झींगा के नाम से जानते हैं। मैं हिंदी में लिख देता हूँ, झींगा जैसे प्राणी के अंदर इस प्रकार की घटना पाई जाती है। क्या कह रहा है? दी एब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम एंड वाटर टुगेदर अक्कर इन। जल तथा सोडियम का पुनः अवशोषण एक साथ होता है बोमेन कैप्सूल के द्वारा, पीसीटी के द्वारा, डीसीटी के द्वारा, असेंडिंग लिम्फ ऑफ हेलने लूप। दो भुजाएं पाई जाती हैं हेलने में, एक आरोही भुजा और एक अवरोही भुजा, असेंडिंग और डीअसेंडिंग भुजा। ये कह रहा है कि जल और सोडियम दोनों का पुनः अवशोषण एक साथ होता है। बच्चों किसके अंदर होता है ये? तो आपको याद रख लेना, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पीसीटी। पीसीटी के अंदर ये पाया जाता है पुनः अवशोषण एक साथ। बिल्कुल। अब इसी कड़ी में आगे बढ़ते हैं। सोडियम पोटेशियम एक्सचेंज पंप इन्वॉल्व। सोडियम और पोटेशियम विनिमय पंप होता है विसरण विधि के द्वारा, और क्या कह रहा है अगला? यानी डी प्लाज्मोसिस के द्वारा, ऑस्मोसिस के द्वारा, एक्टिव ट्रांसपोर्ट के द्वारा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, ये बहुत ही ध्यान से समझ करके जाना है। एक्टिव ट्रांसपोर्ट के द्वारा सोडियम और पोटेशियम का क्या किया जाता है? पंप किया जाता है। अगला क्वेश्चन कहता है ब्रुश बॉर्डर अक्कर इन। ब्रुश का किनारा जो होता है, ब्रुश बॉर्डर जो होते हैं वो किसके अंदर पाए जाते हैं? बोमेन संपुट के अंदर पाए जाते हैं। या फिर क्या कह रहा है? प्रोक्सिमल कॉन्वेलेटिव ट्यूब के अंदर, पीसीटी के अंदर पाए जाते हैं, डिस्टल ट्यूब के अंदर पाए जाते हैं, या फिर लूप ऑफ हेलने के अंदर पाए जाते हैं। बहुत ही शानदार क्वेश्चन एक बार फिर से मोबाइल स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है, बहुत शानदार क्वेश्चन है। इसके अंदर आप क्या करेक्ट करने वाले हैं? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एक बार फिर से मोबाइल स्क्रीन के ऊपर दिखा। तो बच्चों याद रखना, पीसीटी के अंदर ब्रुश बॉर्डर पाए जाते हैं। और पीसीटी की यदि थोड़ी बात करें तो पीसीटी जो होता है ये घनाकार उपकला कोशिका का बना होता है। बिल्कुल, तो यहाँ पर बी नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा।
अब हम 100 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। द परसेंट ऑफ ग्लूकोज प्रेजेंट इन, देखो क्या, परसेंट ऑफ ग्लूकोज प्रेजेंट इन नॉर्मल यूरिन, सामान्य मूत्र में ग्लूकोज की प्रतिशत मात्रा बताइए। वेरी इंपॉर्टेंट है, द परसेंट ऑफ ग्लूकोज प्रेजेंट इन, परसेंट दे रखा है, द परसेंट ऑफ ग्लूकोज प्रेजेंट इन नॉर्मल यूरिन, तो 0.1% मात्रा किसकी पाई जाती है, मूत्र में ग्लूकोज की मात्रा पाई जाती है। 1 नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा 100 नंबर में। अब 101 में क्या दे रखा है, ब्रीथिंग इन ह्यूमन इज कंट्रोल्ड बाई, बहुत शानदार क्वेश्चन है, मनुष्य में श्वसन की क्रिया किसके द्वारा कंट्रोल होती है, लंग्स के द्वारा, मेडुला ओब्लांगेटा के द्वारा, ट्रेकिया के द्वारा, रिब्स के द्वारा। 4 ऑप्शन आपको मोबाइल स्क्रीन के ऊपर दिख रहे हैं, आपको यह बताना कि मनुष्य के अंदर श्वसन कौन कंट्रोल करता है। याद रख लेना, मेडुला ओब्लांगेटा जो होता है उसके अंदर इसका तंत्र पाया जाता है, केंद्र पाया जाता है, सेंटर पाया जाता है। अब देखो क्या कह रहा है, विच पार्ट ऑफ मेमेलियन ब्रेन कंट्रोल द मस्कुलर कोऑर्डिनेशन, बिल्कुल बिल्कुल पेशीय समन्वय कौन नियंत्रित करता है, सेरिब्रम करता है, सेरिबेलम करता है, कार्पस कैलोसम करता है, मेडुला ओब्लांगेटा करता है, बताओ। तो वेरी सिंपल क्वेश्चन हो जाएगा। इसके अंदर आपको क्या करना है, आपको ध्यान रखना सेरिबेलम, और सेरिबेलम का मतलब अनुमस्तिष्क जो होता है ना, वो पेशीय गतिविधियों को नियंत्रित करने का काम करता है। द रिफ्लेक्स एक्शन इज ए फंक्शन ऑफ, हाँ बहुत ही शानदार, प्रतिवर्त जो आर्क जो होता है, प्रतिवर्ती जो चार्क होता है, प्रतिवर्त जो क्रिया होती है उसका कंट्रोल किसके द्वारा किया जाता है, सेरिब्रम के द्वारा, स्पाइनल कॉर्ड के द्वारा, सेरिबेलम के द्वारा, मेडुला ओब्लांगेटा के द्वारा। प्रतिवर्ती आर्क की मैं यदि बात करूँ ना बच्चों, तो याद रखना मेरुरज्जु जो होती है स्पाइनल कॉर्ड, वो क्या काम करती है, उसको बनाने का, कंट्रोल करने का काम करती है। अब 104 नंबर क्वेश्चन की बात करें, फोरामेन ऑफ मोनरो, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है जो एग्जाम में काफ़ी बार दर्शन दे चुका है। फोरामेन ऑफ मोनरो इज एन अपर्चर बिटवीन, किसके अंदर मोनरो के छिद्र पाया जाता है। देखो डायोसिल एंड मेटासिल के बारे में दे रखा है अगले ने, राइनोसिल और डायोसिल के बारे में दे रखा है, लेटरल एंड थर्ड वेंट्रिकल, थर्ड एंड फोर्थ वेंट्रिकल। मनुष्य के मस्तिष्क के अंदर बात करूँ मैं, 4 प्रकार के वेंट्रिकल पाए जाते हैं, 4 प्रकार की गुहाएं पाई जाती हैं। फर्स्ट और सेकंड वेंट्रिकल को लेटरल के नाम से जानते हैं बच्चों। लेटरल एंड थर्ड वेंट्रिकल के बीच के अंदर एक छिद्र पाया जाता है जिसको मोनरो का छिद्र के नाम से जानते हैं, तो सी नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब मैं इसी कड़ी को आगे बढ़ाता हूँ और आपको 105 नंबर क्वेश्चन दिखाई दे रहा है, कार्पस कैलोसम कनेक्टेड। कार्पस कैलोसम किसको कनेक्ट करता है, कनेक्ट्स किसको कनेक्ट करता है, तो देखो क्या कह रहा है, 2 सेरेब्रल हेमिस्फीयर को कनेक्ट करेगा, डाइसिफेलोन एंड मिड ब्रेन को करेगा, पोन्स एंड मेडुला को करेगा, मेडुला एंड स्पाइनल कॉर्ड को करेगा। तो वेरी सिंपल है, कार्पस कैलोसम की जो पट्टी है ना बच्चों, वो किस में पाई जाती है, प्रमस्तिष्क गोलार्ध के बीच में पाई जाती है, जो 2 भागों में बांटती है, राइट एंड लेफ्ट लोब के अंदर उसको डिवाइड कर देती है। अब क्या कहना चाहता है, 106 नंबर क्वेश्चन देखो क्या कहता है, रोडोप्सिन इज फाउंड इन, रोडोप्सिन पाई जाती है स्किन के अंदर होती है, ब्रेन के अंदर होती है, आई के अंदर होती है, लीवर के अंदर होती है। आपको बताना कि रोडोप्सिन कहाँ पाई जाती है। देखो बच्चों, रोडोप्सिन आंख के अंदर पाई जाती है, आई के अंदर। एक तो रेटिनिन, ये नाम याद रख लेना, रेटिनिन, ठीक है, याद हो जाएगा, और विटामिन ए, ठीक है। और एक थोड़ा सा बात और करें, एक प्रोटीन होती है जिसका नाम होता है ऑप्सिन प्रोटीन। इन तीनों के मिलने से रोडोप्सिन का निर्माण होता है, बिल्कुल। और आई के अंदर, आंख के अंदर पाई जाती है, और आंख में भी रेटिना के अंदर बात करें तो रेटिना के अंदर पाई जाती है। 2 प्रकार की सेल्स पाई जाती हैं, एक कोन सेल होती है, एक रोड सेल होती है, शलाका कोशिका, शंकु कोशिका। देखो, एक्विडक्ट ऑफ सेल्वियस अक्कर इन, एक्विडक्ट जो है ना वो किसके अंदर पाई जाती है, सिंपल सा क्वेश्चन है, आई के अंदर, ब्रेन के अंदर, ईयर के अंदर, हार्ट के अंदर, किसके अंदर पाई जाती है, सिंपल है, ब्रेन के अंदर पाई जाती है। तो 107 में बी नंबर ऑप्शन अपना करेक्ट हो जाएगा। इसी कड़ी को आगे बढ़ाता हूँ, पुरकिंजे सेल आर फाउंड इन, ये क्वेश्चन आपको डेफिनेटली कंफ्यूज कर देगा। पुरकिंजे सेल आर फाउंड इन सेरिब्रम के अंदर, हाइपोथैलेमस के अंदर, गेंगलिया के अंदर, पिट्यूटरी ग्लैंड के अंदर। क्या करेक्ट आंसर करने वाले हैं इसके अंदर, तो बच्चों याद रख लेना, अनुमस्तिष्क होगा इसके अंदर, सेरिबेलम होगा। 108 में 1 नंबर ऑप्शन अपना करेक्ट हो जाएगा। अब मैं इसी कड़ी को आगे बढ़ाता हूँ, क्या कहना चाहता है, मनुष्य के शरीर में हमें अध्रुवीय न्यूरॉन कहाँ देखने को मिलते हैं। देखो, द्विध्रुवीय, बहुध्रुवीय, एक ध्रुवीय, अध्रुवीय प्रकार की तंत्रिका कोशिका पाई जाती है। तंत्रिका कोशिकाओं को 4 भागों में बांटा गया। एनसीईआरटी सीधा सीधा क्या लिखना चाहती है, एक ध्रुवीय, द्विध्रुवीय, बहुध्रुवीय, लेकिन एक एपोलर भी होती है बच्चों,
और वो किसके अंदर पाई जाती है उसकी बात करें तो मैं सीधा आंसर पर जाने का प्रयास करता हूँ। रेटिना की एक एमेक्राइन जो सेल होती है वहाँ पर पाई जाती है। एमेक्राइन सेल ऑफ रेटिना वहाँ पर क्या पाई जाती है, एपोलर न्यूरॉन देखने को मिलती हैं। तो 100 ये कितना नंबर क्वेश्चन था, उसके अंदर 1 नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, 109 में 1 नंबर क्वेश्चन करेक्ट हो जाएगा। अब देखो क्या कह रहा है, वेगस नर्व इज, वेगस तंत्रिका कहाँ पर पाई जाती है। देखो तंत्रिका होती है स्पाइनल नर्व होती है, सिंपैथेटिक होती है, फिर क्या कह रहा है 10 नंबर की जो क्रेनियल नर्व होती है वो होती है, पैरासिम्पैथेटिक होती है। इसके अंदर आप क्या करेक्ट करने वाले, बहुत शानदार क्वेश्चन उठाए गए हैं बच्चों, बहुत अच्छी तरीके से पढ़ के जाना है। यानी इसके अंदर जो 10वीं कपाली तंत्रिका जो होती है उसको क्या कहा जाता है, वेगस तंत्रिका कहा जाता है। सो सी ऑप्शन अपना करेक्ट हो जाएगा। अब देखो आगे बढ़ता हूं मैं, क्या कह रहा है, मायोफाइब्रिल आर मेड अप ऑफ, मायोफाइब्रिल किससे बना होता है, मायोसिन एक्टिन से बना होता है, मायोसिन ट्रोपोनिन से बना होता है, एक्टिन ट्रोपोमायोसिन से बना होता है, ऑल द अबो कंपोनेंट से बना होता है, इन सभी कंपोनेंट से बना होता है। बताओ मायोफाइब्रिल किसका बना होता है, पेशी कोशिका में पाए जाते हैं 2 प्रोटीन, एक का नाम मायोसिन होता है, एक का नाम एक्टिन होता है, और उनसे बना होता है मायोफाइब्रिल। 1 नंबर ऑप्शन अपना करेक्ट होता है। अब देखो द फंक्शनल यूनिट ऑफ मसल्स और कंट्रेक्शन, ओहो पेशी संकुचन की क्रियात्मक इकाई पूछ ली, तो क्या कह रहा है अगला, ए बेंड होता है, मायोफाइब्रिल होता है, सार्कोमियर होता है, मायोफाइबर होता है। बताओ पेशीय संकुचन की क्रियात्मक इकाई, तो बिल्कुल यहाँ पर 112 के अंदर सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। सार्कोमियर को पेशी संकुचन की क्रियात्मक इकाई के नाम से जानते हैं। द लेंथ ऑफ ए मसल डज नॉट चेंज इन, देखो क्या कह रहा है कि किसी पेशी की लंबाई नहीं बदलती, तो कौन सी पेशी की नहीं बदलती, आइसोटोनिक की नहीं बदलती, आइसोमेट्रिक की नहीं बदलती, या फिर टिटेनिक की नहीं बदलती, या फिर कह रहा है कि रैपिड की नहीं बदलती। बताओ किसकी लंबाई नहीं बदलती है, बिल्कुल तो बच्चों याद रखना आइसोमेट्रिक की लंबाई में कोई परिवर्तन नहीं होता, बी ऑप्शन अपना करेक्ट हो जाएगा। इसी कड़ी में आगे बढ़ता हूं मैं, ड्यूरिंग मसल्स कंट्रैक्शन कैल्शियम बाइंड टू, बहुत शानदार क्वेश्चन, बहुत ही मसालेदार क्वेश्चन, मांसपेशियों में ऐंठन के दौरान कैल्शियम किससे जुड़ता है, एक्टिन से जुड़ता है, मायोसिन से जुड़ता है, ट्रोपोमायोसिन से जुड़ता है, ट्रोपोनिन से जुड़ता है। बताओ इसके अंदर आप क्या करेक्ट करने वाले, बहुत शानदार क्वेश्चन मोबाइल स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है आपको। तो बच्चों इसके अंदर आपको कर देना है सीधा सीधा डी ऑप्शन, यानी ट्रोपोनिन के अंदर, ट्रोपोनिन से ये जुड़ता है कैल्शियम। 115 नंबर क्वेश्चन क्या कहना चाहते हैं, ड्यूरिंग रिलैक्सेशन ऑफ ए मसल से द आयन पम्प्ड बैक इनटू द सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम आर दैट ऑफ, मांसपेशियों में शिथिलन के दौरान जिन आयनों को पेशी द्रव्य जालक में पुनः पंप किया जाता है वो कौन से हैं, कैल्शियम है, पोटेशियम है, मैग्नीशियम है, मैग्नीज है। बहुत स्पेशल शब्द आएगा यहाँ पर, याद रख लेना बच्चों, इसके अंदर 1 नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, यानी कैल्शियम जो होता है उसको पुनः पंप किया जाता है। अब मैं आगे बढ़ता हूँ, हाँ हर्बेशियन जो नाल होती है, तंत्र होता है, वो किसकी विशेषता मानते हैं, पृष्ठवंशियों की अस्थियों की विशेषता मानते हैं, एवीज तथा स्तनियों की अस्थियों की विशेषता मानते हैं, केवल स्तनियों की और या स्तनियों की उपास्थि की विशेषता मानते हैं। तो इसके अंदर सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, बोन ऑफ ओनली मेमल्स के अंदर, यानी केवल स्तनियों की जो अस्थि है उसकी विशेषता मानी जाती है। अब आगे बढ़ता हूं, रेनिन इज सिक्रेटेड बाय, रेनिन किसके द्वारा स्रावित किया जाता है, बहुत शानदार क्वेश्चन, जैसे आप ऑप्शन देखोगे तुरंत टूट करके ऊपर गिरोगे और इसमें आप करेक्ट आंसर ढूंढ लोगे। रेनिन किसके द्वारा स्रावित होता है, सघन मेकुला में स्थित कोशिकाओं के द्वारा, पीसीटी में स्थित कोशिकाओं के द्वारा, डीसीटी में स्थित कोशिका के द्वारा, गुच्छासत्र कोशिकाओं के द्वारा, यानी जक्स्टा ग्लोमेरुलर सेल के द्वारा। तो बिल्कुल यहाँ पर देखो एनसीईआरटी में सीधा सीधा वो दिया हुआ है कि जो जक्स्टा ग्लोमेरुलर जो कोशिका होती है वो रेनिन एंजाइम का स्राव करती है, जो एंजियोटेंसिनोजन को एंजियोटेंसिन में बदलने का काम करता है। आगे देखो बात करते हैं, रेत के पाउच इज रिलेटेड टू, रेत के कोष्ठ किसके अंदर पाए जाते हैं, पीयूष ग्रंथि के अंदर, एड्रिनल ग्रंथि के अंदर, जनन ग्रंथि के अंदर, मूत्राशय के अंदर। रेत के पाउच किससे संबंधित है, बहुत शानदार क्वेश्चन है, रेत के पाउच, ये शब्द आया था, बहुत ही स्पेशल शब्द है रेत के पाउच। बच्चों याद रखना रेत के पाउच जो है वो किससे संबंधित है, पीयूष ग्रंथि से संबंधित है। अब देखो हम बात करते हैं सिक्रीशन ऑफ प्रोजेस्ट्रॉन बाय कार्पस ल्यूटियम, अच्छा कार्पस ल्यूटियम के द्वारा प्रोजेस्ट्रॉन का स्राव होता है, एमएसएच द्वारा, एलएस द्वारा, टेस्टोस्टेरोन द्वारा, थायरोक्सिन के द्वारा। बहुत शानदार तरीके से हजारों बार ये क्वेश्चन करवाया हुआ है, आप इसका आंसर अच्छी तरीके से दे सकते हैं। कार्पस ल्यूटियम के द्वारा प्रोजेस्ट्रॉन का स्राव होता है, बिल्कुल बिल्कुल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
LH के द्वारा होगा। किसके द्वारा होगा? LH के द्वारा होगा। अगला क्वेश्चन क्या कहना चाहता है? विच ऑफ द फ्लोइंग ग्लैंड आर कॉल्ड फोरस ग्लैंड? इनमें से किस ग्लैंड को फोरस ग्लैंड के नाम से जानते हैं? तो ये भी स्पेशल टॉपिक अपना, पिट्यूटरी, एड्रिनल कोर्टेक्स, एड्रिनल मेडुला और प्लेसेंटा। बताओ इसके अंदर आप क्या करने वाले हैं? तो एड्रिनल जो कोर्टेक्स जो होता है ना, उसको फोरस ग्लैंड के नाम से जानते हैं। यहाँ पर एस का मतलब शुगर है, एस का मतलब साल्ट है, एस का मतलब सेक्स हार्मोन है, एस का मतलब क्या है? स्ट्रेस है। ये कुछ शब्द हैं जो यहाँ पर यूज किए जा रहे हैं, इनके अंदर ये काम में आता है। चलो आगे बढ़ते हैं अब 121 नंबर क्वेश्चन की ओर। 121 नंबर क्वेश्चन आपको मोबाइल स्क्रीन पर दिख रहा है। एक्सोफ्थेल्मिक गोइटर अक्कर ड्यू टू, एक्सोफ्थेल्मिया जो रोग होता है ना गोइटर, जिसको नेत्रोत्सेंदी गलगंड के नाम से जानते हैं। अब मैंने ये हिंट तो दे दिया, गलगंड नाम का आते ही तो आप पहुंच जाएंगे। करेक्ट आंसर क्या होगा? किसके कारण से होता है? देखो क्या कह रहा है, हाइपोसिक्रेशन ऑफ T4 और हाइपर सिक्रेशन T4, लेस आयोडीन इन डाइट और एक्सेस आयोडीन इन डाइट। देखो आयोडीन की मात्रा भोजन में ज़्यादा ले लो, आयोडीन की मात्रा कम हो जाए, T4 का अतिस्राव हो जाए, T4 का कम स्राव हो जाए। बच्चों एक बात तो ये याद रखना, T4 को थायरोक्सिन हार्मोन कहते हैं, और यदि इसका अतिस्राव हो जाए तो नेत्र गोलक के नीचे श्लेष्मा का जमाव हो जाता है, जिससे आंख बाहर निकल जाती हैं, जिसको नेत्रोत्सेंदी गलगंड रोग के नाम से जानते हैं। डरावनी दृष्टि दिखाई देती है, घूरती हुई बिल्ली जैसी दृष्टि दिखाई देती है। तो यहाँ पर बी ऑप्शन अपना करेक्ट हो जाएगा। अब मैं इसी कड़ी को आगे बढ़ाता हूँ और आपको मोबाइल स्क्रीन के ऊपर क्वेश्चन दिख रहा है। न्यूरोहाइपोफाइसिस सीक्रेट्स, न्यूरोहाइपोफाइसिस स्रावित करता है किसको? वेसोप्रेसिन और एस्ट्रोजन को, ऑक्सीटोसिन एस्ट्रोजन को, ऑक्सीटोसिन वेसोप्रेसिन को। ज़्यादा दिमाग लगाने वाली आवश्यकता ही नहीं है, ऑक्सीटोसिन और वेसोप्रेसिन को सीक्रेट करता है। तो सी नंबर ऑप्शन अपना करेक्ट हो जाएगा। अब मैं थोड़ा सा आगे बढ़ता हूँ। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अगला कि हार्मोन कंट्रोलिंग कैल्शियम लेवल इज, कैल्शियम स्तर का नियंत्रण करने वाला हार्मोन कौन सा है? कैल्शियम का कंट्रोल कौन करेगा? थायरोक्सिन करेगा, कोर्टिकोस्टेरॉइड करेगा, पैराथार्मोन करेगा, ऑक्सीटोसिन करेगा। बताओ कैल्शियम के स्तर का कंट्रोल किसके द्वारा किया जाएगा? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, फिर से एक बार मोबाइल स्क्रीन पर दिख रहा है। पैराथार्मोन हार्मोन होता है जो पैराथायराइड ग्रंथि के द्वारा स्रावित होता है। यह रक्त में कैल्शियम और पोटेशियम और फॉस्फोरस की मात्रा को कंट्रोल करने का काम करता है। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कहना चाहता है ऑन रिमूविंग द थायराइड ग्लैंड फ्रॉम द टेडपोल इट विल, यदि टेडपोल से थायराइड ग्रंथि को निकाल दिया जाए तो क्या होगा? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एक बार फिर से मोबाइल स्क्रीन पर दिखा। वो तुरंत ही मर जाएगा या फिर जीवन पर्यंत टेडपोल ही रह जाएगा, एक बोने मेंढक में बढ़ेगी और नन ऑफ दीज हो जाएगा। बच्चों वो जीवन पर्यंत टेडपोल ही रह जाएगा। यदि थायराइड ग्रंथि को निकाल दिया जाएगा ना, थायरोक्सिन स्रावित नहीं होगा तो टेडपोल ही रह जाएगा। और बच्चों याद रखना, टेडपोल अवस्था में प्रजनन करना शुरू कर देगा, जिसको किसके नाम से जानते हैं? नियोटिनी के नाम से जानते हैं। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। ग्रेवी डिजीज इज ड्यू टू प्रॉब्लम इन विच ग्लैंड, ग्रेवी का रोग जो होता है वो कौन सी ग्रंथि से संबंधित है? थायराइड से, पिट्यूटरी से, एड्रिनल ग्रंथि से, पेंक्रियाज ग्लैंड से। बहुत ही शानदार क्वेश्चन, एक बार फिर से आपको मोबाइल स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है तो आपको ध्यान रखना है, थायराइड ग्रंथि से है बिल्कुल। अब आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फ्लोइंग सीक्रेट मैक्सिमम नंबर ऑफ हार्मोन, सबसे अधिक मात्रा में स्रावित होने वाला हार्मोन कौन सा है? देखो क्या कह रहा है, गेस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट है, एंटेरियर पिट्यूटरी है और एड्रिनल है, किडनी है। तो हम जानते हैं अग्रपाली के द्वारा 7 से 8 हार्मोन स्रावित किए जाते हैं, तो इसके अंदर बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा बिल्कुल। अब कोलिफ हार्मोन इज सिक्रेटेड बाय, कोलिफ हार्मोन किसके द्वारा स्रावित किया जाता है? थायराइड के द्वारा, थाइमस के द्वारा, पैराथायराइड के द्वारा, एड्रिनल के द्वारा। बताओ कोलिफ हार्मोन किसके द्वारा स्रावित किया जाता है? तो हम जानते हैं पैराथार्मोन हार्मोन को क्या कहते हैं? कोलिफ, क्योंकि 1925 में कोलिफ नामक साइंटिस्ट ने इस हार्मोन को पृथक किया था, तभी से नाम पड़ गया कोलिफ का हार्मोन। तो 127 में सी नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हैं। हार्मोन ऑफ प्रेगनेंसी टेस्ट, गर्भावस्था की जांच के लिए कौन सा हार्मोन आवश्यक है? ADH, FSH, PRL, HCG। बताओ गर्भावस्था की जांच के लिए कौन सा हार्मोन है? आ सकता है एग्जाम में, बहुत शानदार क्वेश्चन है, तो बच्चों याद रख लेना, इसके अंदर डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। HCG जो हार्मोन है वो वेरी इंपॉर्टेंट है। अब इसी कड़ी में आगे बढ़ते हैं। विच वन इज कॉल्ड ए बर्थ हार्मोन, जन्म में सहायक हार्मोन कौन सा है? वेसोप्रेसिन है,
पेंक्रियोजाइमिन है, ऑक्सीटोसिन है, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन है। सिंपल क्वेश्चन है, आंसर देने का प्रयास कीजिए साथ साथ में बहुत शानदार तरीके से। तो यहाँ पर ऑक्सीटोसिन हो जाएगा, यानी ऑक्सीटोसिन जो है वो क्या काम करता है, प्रसव पीड़ा उत्पन्न करता है, इसे प्रसव हार्मोन के नाम से भी जानते हैं। अब देखो आगे बढ़ते हैं 130 नंबर क्वेश्चन की ओर। विच सीक्रेट कैल्सिटोनिन, कौन कैल्सिटोनिन का स्राव करता है? पैराथायराइड की सी कोशिकाएं, पैराथायराइड की सी कोशिकाएं, बी कोशिकाएं, अग्नाशय की, एड्रिनल कोशिकाएं। बताओ कैल्सिटोनिन को कौन स्रावित करता है? वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो याद रख लेना, थायराइड ग्रंथि की सी कोशिकाएं इसको सीक्रेट करती हैं। पुटक कोशिकाएं पाई जाती हैं थायराइड के अंदर, पाउच के अंदर, जिनको जो कोशिकाएं जो होती हैं वो क्या काम करती हैं, कैल्सिटोनिन का स्राव करती हैं, जो रक्त में कैल्शियम के स्तर को बनाए रखता है। अब मैं इसी कड़ी को आगे बढ़ाऊं, 131 नंबर क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है। हाउ मेनी स्पर्मेटिड आर फॉर्म्ड फ्रॉम द ए सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। बहुत शानदार तरीके का क्वेश्चन दिया हुआ है। एक द्वितीयक स्पर्मेटोसाइट कोशिका जो होती है उससे कितने स्पर्मेटिड बनेंगे, शुक्राणु पूर्व बनेंगे। तो सिंपल है, ये तो वेरी सिंपल क्वेश्चन है। यानी कितने शुक्राणु पूर्व का निर्माण होगा, यानी 2 शुक्राणु पूर्व का निर्माण होगा। अब क्या कह रहा है, प्राइमरी एग मेम्ब्रेन इज, अच्छा प्राथमिक अंडकला कौन सी होती है? ग्राफियन फॉलिकल, कोरोना रेडिएटा, और या इसके बाद जोना पेलुसिडा, या ऑल ऑफ दीज, ये सभी इसके अंदर पाई जाती हैं। करेक्ट आंसर क्या होगा 132 नंबर क्वेश्चन के अंदर? तो आपको ध्यान रखना है, कोरोना रेडिएटा जो होती है वो क्या मानी जाती है, प्राथमिक एग मेम्ब्रेन मानी जाती है। अब इसी कड़ी में आगे बढ़ते हैं। द ओनली गैस इन द एटमोस्फियर दैट कैन बी अब्जॉर्ब बाय द सन डेंजरियस रेडिएशन, वायुमंडल में एकमात्र ऐसी गैस जो सूर्य की खतरनाक विकिरण को अवशोषित करती है। तो ये तो वेरी सिंपल क्वेश्चन आ गया आपके सामने मोबाइल स्क्रीन के ऊपर। यानी वो कौन सी गैस होती है, ओजोन गैस। ओजोन गैस क्या काम करती है, इन इफेक्टिव जो गैस, इन इफेक्टिव जो रेडिएशन होती है उनको अवशोषित करने का काम है करती हैं। फिर देखो आगे बढ़ते हैं हम 134 नंबर क्वेश्चन की ओर। इन ए नेशनल पार्क प्रोटेक्शन इज प्रोवाइडेड टू, ऐसा कौन सा नेशनल पार्क है जो हमें प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवाता है? अच्छा, एक नेशनल पार्क किस किस को, देखो ध्यान से सुनना है। एक नेशनल पार्क है जो प्रोटेक्शन देता है, फ्लोरा ओनली को देता है, फोना ओनली को देता है। ये फ्लोरा और फोना क्या है? तो जंतु और पादप के बारे में, बोथ फ्लोरा एंड फोना। तो इसके अंदर हो जाएगा बोथ फ्लोरा एंड फोना। नीट की एग्जाम में 10 से 12 बार आया हुआ क्वेश्चन है। इन ए नेशनल पार्क प्रोटेक्शन इज प्रोवाइडेड टू, किस किस को करेगा वो, फ्लोरा को भी देगा, फोना को भी देगा। अब देखो आगे बढ़ते हैं। एक टर्म है इकोसिस्टम वाज प्रपोज्ड बाय, पारितंत्र शब्द का प्रयोग किसने दिया था, शब्द का प्रयोग किसने किया था? इस क्वेश्चन का आंसर मैं नहीं देने वाला हूं, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, ये आप कमेंट में बताने वाले हैं। अब मैं आगे बढ़ाता हूं क्वेश्चनों को। पेशीय संकुचन के समय, हाँ जब पेशी संकुचन होता है उस समय एक्टिन तंतु एक्टिन के ऊपर विसर्पित हो जाते हैं, मायोसिन तंतु मायोसिन के ऊपर विसर्पित हो जाते हैं, एक्टिन तंतु मायोसिन के ऊपर विसर्पित हो जाते हैं, या मायोसिन एक्टिन के ऊपर चले जाते हैं। तो कंफ्यूज होना ही नहीं है, एक्टिन तंतु मायोसिन के ऊपर जाते हैं। 3 नंबर ऑप्शन अपना करेक्ट हो जाएगा। 137 नंबर क्वेश्चन मोबाइल पर दिख रहा है। हृदय पेशियों में माइटोकॉन्ड्रिया, हाँ हृदय की पेशी में माइटोकॉन्ड्रिया अन्य पेशी तंतुओं की तुलना में कम होते हैं, अधिक होते हैं, समान होते हैं, उसमें कोई नहीं। तो ज़्यादा माइटोकॉन्ड्रिया होंगी, ज़्यादा एनर्जी की आवश्यकता होगी। 1 नंबर ऑप्शन अपना करेक्ट हो जाएगा। क्या कह रहा है, राइगर मोर्टिस क्या है बच्चों? बहुत अधिक ही महत्वपूर्ण और बहुत अधिक शानदार शब्द इस प्रकार के देखने को मिलते हैं जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही शानदार हैं। राइगर मोर्टिस होता है मृत्यु के बाद में पेशियों का संकुचन, लंबे समय तक पेशियों में संकुचन बना जिससे पेशियां अकड़ करके कठोर हो जाती हैं। तो 1 नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 139 नंबर हृदय पेशी तंतु होते हैं। हृदय की जो पेशी होती है वो अनैच्छिक न थकने वाली रेखित होती है। प्रश्न ऐसे न पूछ कर ऐसे पूछेगा, निम्न में से हृदय की पेशी है रेखित व अरेखित, रेखित अनैच्छिक। तो रेखित के साथ में आपको अनैच्छिक लेना है, वहाँ कंफ्यूज होना नहीं है। उक्त सभी हो जाएगा, न थकने वाली होती हैं, अनैच्छिक होती हैं और रेखित होती हैं। 140 नंबर क्वेश्चन। हेक्सोकेंथा लार्वा इज फाउंड इन, हेक्सोकेंथ लार्वा जो होता है वो किसके अंदर पाया जाता है? एस्केरिस के अंदर, फेसियोला हिपेटिका के अंदर, एम्पियोक्सिस के अंदर, टीनिया सोलियम के अंदर। बताइए इसके अंदर क्या करेक्ट आंसर करने वाले हैं? तो बिल्कुल टीनिया सोलियम के अंदर हेक्सोकेंथा नामक लार्वा पाया जाता है। इन ए नेशनल पार्क प्रोटेक्शन इज प्रोवाइडेड टू,
नेशनल पार्क, तो ये तो आ गया क्वेश्चन रिपीट हो गया, इसमें क्या हो जाएगा, यानी बोथ फ्लोरा एंड फोना हो जाएगा। अब देखो सरिस्का टाइगर रिजर्व इज लोकेटेड इन, सरिस्का अभ्यारण्य कहाँ पाया जाता है, तो सरिस्का कहाँ पर है, राजस्थान में, और राजस्थान में कहाँ पर है ये आपको कमेंट में बताना है कि सरिस्का अभ्यारण्य जो है वो राजस्थान में कहाँ पर पाया जाता है। पिरामिड ऑफ एनर्जी इज, ऊर्जा के पिरामिड होते हैं, सदैव प्रतिलोमित होते हैं, सदैव ऊर्ध्वाधर होते हैं, क्या समटाइम इन्वर्टेड होते हैं, अपराइट होते हैं, बताओ, या नन ऑफ दीज होते हैं। तो याद रखना सीधे होते हैं हमेशा ही, तो सदैव कैसे रहेंगे, अपराइट रहेंगे यानी ऊर्ध्वाधर रहेंगे। 144 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, काजीरंगा वेलफेयर, बहुत शानदार क्वेश्चन है। काजीरंगा जो विल्ड लाइफ जो सेंचुरी है वो किसके लिए फेमस है, क्यों प्रसिद्ध है, शेर के लिए है, सुगंधित हिरण के लिए है, हाथियों के लिए, गेंडों के लिए है, तो राइनोसोर्स के लिए बच्चों याद रख लेना, ये क्वेश्चन नीट के एग्जाम में आया हुआ तो इसको पढ़ के ही जाना आपको। डी ऑप्शन हो जाएगा। विच ईयर डिक्लेयर्ड एज इंटरनेशनल ईयर ऑफ बायोडाइवर्सिटी, किस वर्ष को अंतर्राष्ट्रीय बायोडाइवर्सिटी वर्ष घोषित किया गया था, 2008 में, 10 को, 9 को, 11 को, तो 2010 को बायोडाइवर्सिटी डे के रूप में इसको ईयर के रूप में घोषित किया गया था। द इंडिकेटर इज सल्फर डाइऑक्साइड पोल्यूशन ऑफ एयर, वायु में सल्फर डाइऑक्साइड का जो प्रदूषण है उसका सूचक किसको मानते हैं, तो इसमें हो जाएगा लाइकेन, लाइकेन को सूचक माना जाता है। 2,4-D क्या है, तो 2,4-D एक प्रकार का ऑक्सीजन हार्मोन है, बिल्कुल। 148 नंबर क्वेश्चन, विच इज नॉट ए ग्रीन हाउस गैस, इनमें से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है बच्चों, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन नहीं है। अब सुनो काम की बात, इसके अंदर एक तो देखो कौन नहीं आया, सल्फर डाइऑक्साइड नहीं आया, एक जलवाष्प है, एग्जाम में जलवाष्प से फंस जाते हैं, और हम जानते हैं जलवाष्प तो पानी की बूंदें हैं, ये कौन सी क्लोरोफ्लोरोकार्बन या ग्रीन हाउस गैसेज होती हैं, तो हमें इसको करेक्ट मान लेते हैं, तो ये जलवाष्प भी एक प्रकार का ग्रीन हाउस गैस माना जाता है। आगे बढ़ते हैं 149 की ओर। द केस ऑफ मिनीमाटा डिजीज, मिनीमाटा डिजीज जो है वो किसके कारण से होता है, मरकरी के कारण से होता है, मरकरी की कमी से, मरकरी की अधिकता से, कैडमियम की कमी से, कैडमियम की अधिकता से। तो मिनीमाटा जो रोग होता है वो किसके कारण से होता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आपको पता ही है एक्सेस ऑफ मरकरी है, मरकरी की अधिकता से होने वाला डिजीज़ है। 150 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, ब्लू बेबी सिंड्रोम केस्ड बाय इम्प्योर वाटर, ब्लू बेबी सिंड्रोम किस अशुद्ध जल से होता है, आर्सेनिक से, कैडमियम से, नाइट्रेट से, मर्क्यूरी से। तो आपको याद रखना बच्चों इसके अंदर नाइट्रेट हो जाएगा। इस प्रकार से ये एक प्रकार से मैराथन क्लास आपके सामने रखी गई जिसमें 150 क्वेश्चन है बच्चों। क्लास बहुत लंबी हो रही है, इसका सेकंड शिफ्ट डालना पड़ेगा। तो आज की इस क्लास में 150 प्लस क्वेश्चन देखने को मिले। अपना टारगेट 301 प्लस क्वेश्चनों का है। बहुत ही शानदार तरीके से एक्सप्लेनेशन किया जा रहा है। एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन दर्शन देंगे, बहुत ही सोच समझ करके क्वेश्चन डाले गए हैं। बहुत अच्छी तरीके से आपको रिवाइज करना है, पढ़ करके जाना है। बेस्ट ऑफ लक, सभी बच्चों के उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। धन्यवाद।